हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भैया आज हम रिवाइज करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 और बातें करते हैं। भाई फेमा के अंदर कई सारी बातें हैं, ये रिविजनरी सेशन है, ध्यान रखिएगा। मेन सेशन में तो खैर बहुत टाइम लगता है हमें, लेकिन ट्राई करेंगे कि इस रिविजन सेशन के अंदर भी लगभग सारे एस्पेक्ट, सारे एग्जाम्पल, सारी चीज़ें कवर कर पाएँ, ताकि आपको इस रिवीजन सेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी फेमा की। और कहीं ना कहीं अगर आपने 2 बार या 3 बार मैक्सिमम ये रिवीजन देख लिया तो फेमा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बने यू विल क्रैक फॉर श्योर। तो स्टार्ट करते हैं सर। फेमा पहले थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये एक्ट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो ये देखते हैं भैया क्या कहता है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। देखो भाई, एक पर्सन है जो इंडियन रेसिडेंट है, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये इंडियन रेसिडेंट है। ये जाता है जी विदेश। विदेश जाएगा तो भैया इंडियन करेंसी चलेगी नहीं, विदेश जाएगा तो चाहिए फॉरेन करेंसी। अब सब फॉरेन करेंसी चाहिए तो कैसे होगा, और विदेश क्यों जाएगा। देखो भैया, विदेश जाता है, फॉरेन जाता है अलग अलग कारणों से। या तो जाएगा एजुकेशन से, बिल्कुल सही बात है, या तो जाएगा टूरिज्म के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, या तो बिजनेस करना है जी इंडिया से बाहर, या मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज कराना है भैया खुद का, माता पिता का, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट, या तो भैया जा रहा है बाहर ही रहेगा, अब तो जॉब मिल गई वहीं रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, 7 समंदर पार। या वो बाहर उसके पिताजी रहते हैं, बाहर उसकी माताजी रहती हैं, उनका इलाज कराना है, उनका रख रखाव, मेंटेनेंस, चाचा जी रहते हैं, फूफा जी रहते हैं। इमिग्रेशन, अब तो कह रहा भैया इंडिया से बाहर ही सेटल हो जाऊंगा मैं। बड़े सारे कारण हैं जिस कारण से अब इंडिया से बाहर जाते हैं। एजुकेशन, टूरिज्म, बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बाहर कोई व्यक्ति रहता है PROI, उसकी मेंटेनेंस और इमिग्रेशन। अब भैया जाना है फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री जा रहे हो, फॉर एग्जांपल USA, तो USA में भैया INR तो चलेगा नहीं, INR मतलब इंडियन नेशनल रुपी। US में चाहिए भैया US डॉलर, तो क्या करें साहब। अब भैया US डॉलर चाहिए तो अपने पास तो INR है ना भैया, अपने पास तो रुपए है। अब रुपया तो वहाँ चलेगा नहीं US में, तो रुपया लेकर जाएंगे किसके पास, रुपया लेकर जाएंगे ऑथराइज पर्सन के पास। ऑथराइज पर्सन से बोलेंगे भैया हमारे पास रुपया है, ये लो हमसे रुपया, और इस रुपया को कन्वर्ट कर दो फॉरेन करेंसी में, बिल्कुल ठीक बात है। रुपया दे देंगे, रुपया हमारा फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, ऐसा तो है नहीं है पनवाड़ी के पास पहुंच गए, ले भैया रुपए ले ले, तो कन्वर्ट कर दे US एक्सचेंज में, US करेंसी में, US डॉलर में, ऐसा नहीं होगा सर। रुपया जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होगा ऑथराइज पर्सन के पास ही। ऑथराइज पर्सन जो है वो RBI के अंदर रजिस्टर्ड होगा, ध्यान रखिए। हर किसी के पास फॉरेन करेंसी कन्वर्ट नहीं होती कि लाला जी के पास गए, किराने वाले के पास, कचरा सेठ के पास गए, बोले भैया ये लो INR और मुझे दे दो US डॉलर। करता वो कचरा सेठ, लेकिन लीगली एक ऑथराइज पर्सन ही कर पाएगा, लाइसेंस लिया होगा आपने RBI से, रजिस्टर्ड होंगे आप RBI के पास, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है साहब। अब एक बात समझिए, INR है, चाहिए अपने को फॉरेन करेंसी, गए ऑथराइज पर्सन के पास, INR दिया, मिल गई फॉरेन करेंसी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये व्यक्ति इंडिया आ रहा है, ये व्यक्ति PRI है, इंडिया में रहता है, इसका नाम है झब्बू, बहुत बढ़िया। इसे जाना है फॉरेन, क्यों जाना है मैंने आपको भी बताया, 7 कारण बताया मैंने आपको। या मान लो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, अब भैया फॉरेन जाएगा, ये इंपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन करेंसी चाहिए, तो RBI के पास जाएगा मटक मटक के, अरे अरे RBI, अरे अरे RBI, अरे अरे RBI, मुझसे ले लो INR, मुझसे ले लो INR, मुझसे ले लो इंडियन नेशनल रुपी, तुम मुझे दे दो क्या, तुम मुझे दे दो भैया फॉरेन करेंसी। अब RBI ना यहाँ दुखी है बेचारा, मूड ऑफ RBI इज वेरी सैड। वाई, RBI कह रहा है मेरी झोली खाली कर दी तूने, तू तो मेरी फॉरेन करेंसी ले गया भैया, मुझे तो तू INR दे रहा है लेकिन मुझसे फॉरेन करेंसी ले गया। RBI बेचारा उदास हो गया, क्योंकि हर कंट्री चाहता है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े। जब आप फॉरेन एक्सचेंज निकालेंगे तो कंट्री दुखी हो जाएगा, रेगुलेटरी सिस्टम दुखी हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ जॉन है, ये आया भैया बनारस घूमने। अब ये कहता है भैया मैं तो इंडिया आ रहा हूँ, बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करूंगा, बढ़िया है। अब जॉन के पास तो भैया US डॉलर है, PROI है, कितना सुंदर लग रहा है जॉन, देखो बेचारा, ये लो इसको भी रंग देते हैं, होली खिला देते हैं इसको। अब ये फॉरेन करेंसी लाया लाला, और इसे चाहिए INR। अब ये फॉरेन करेंसी ला रहा है मटक मटक के, RBI खुश हो गई, RBI कह रहे तू ही है मेरा राजा मुन्ना, तू ही है मेरा राजा मुन्ना। इसको देख के RBI दुखी थी, कह रहा तू फॉरेन करेंसी ले गया, मैं दुखी हूँ,
तू फॉरेन करेंसी ले आ, हा बहुत बढ़िया, तू ले आ फॉरेन करेंसी, मैं तो खुश हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझिए, कोई फॉरेन करेंसी ला रहा है, कोई फॉरेन करेंसी ला रहा है, कोई फॉरेन करेंसी ले जा रहा है, फॉरेन करेंसी ले जा रहा है, फॉरेन करेंसी ला रहा है। आरबीआई का काम है इस फॉरेन एक्सचेंज को लाना और ले जाना, इसको मैनेज करना, इनकमिंग आउटगोइंग, ये काम करता है आरबीआई। तो जब आप फॉरेन करेंसी लाते हैं इंडिया या यहां से फॉरेन करेंसी ले जाते हैं, तो आरबीआई इसको मैनेज करता है। इस मैनेजमेंट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और यही काम करना आरबीआई को फेमा के अंदर। एक्ट का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, अब देखो जी, यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे फॉरेन एक्सचेंज के, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन थोड़े कम रिस्ट्रिक्टिव है, कम रिस्ट्रिक्टिव। और गिफ्ट देना आपने किसी बाहर किसी पीआरओआई को। अब भैया इंडिया का लड़का है लाला, लाला को पसंद आ गई चाइना की लड़की छीछी, अब छीछी को गिफ्ट देना है, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। लेकिन मान लो छीछी को फ्लैट दिला रहा है, या मान लो यहाँ का लाला वहाँ चाइना में फ्लैट खरीद रहा है, कह रहा है छीछी के घर के बगल में घर खरीदूंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। अब यहाँ का लाला चाइना में मकान खरीद रहा है, अब लाला ये तो कैपिटल अकाउंट हो गया, छीछी को कार देता करंट अकाउंट। अब भैया करंट अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस कम है, कैपिटल अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कब? जब पीआरआई करेगा फॉरेन में, ऑब्वियस सी बात है। लाला चाइना में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लाला अपनी सहेली को छीछी को चाइना में गिफ्ट दे रहा है, तो हुआ ना फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट। अब लाला लाली को दे दे यहाँ पे बनारस में बैठ के, काय का फॉरेन एक्सचेंज। लाला मिर्जापुर में फ्लैट खरीद रहा है, काय का फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का फंडा कब लगेगा? जब पीआरआई फॉरेन में और उल्टा पीआरओआई इंडिया में। पीआरओआई इंडिया में मतलब, अब मान लो भैया जॉन, अब जॉन यूएस से प्रॉपर्टी खरीदे, किस बात का फेमा? अब जॉन कह रहा है भैया मैं तो रहूंगा वृंदावन में कृष्ण के द्वार में फ्लैट लेकर। अब जॉन अगर फ्लैट लेना चाहता है इंडिया में जॉन, तो भैया पीआरओआई इंडिया में, ठीक है, तो लगेगा यहाँ पे फेमा। तो ध्यान रखना, पीआरआई इंडिया से बाहर, पीआरओआई इंडिया में। अब ये पीआरआई पीआरओआई क्या होता है ये समझना पड़ेगा। अब हम एक्ट को शुरू कर रहे हैं, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है। ठीक है, अब एक्ट को हम शुरू कर रहे हैं। आइए, जो लोग कह रहे हैं भैया मैं किससे पढ़ा रहा हूँ, मेरी समरी बुक है, आप खरीद सकते हैं वेबसाइट से जाकर aoccindia.org। ठीक है ना, चलिए ये वेबसाइट में ही है, समरी बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, पहले पीआरआई की डेफिनेशन पढ़ेंगे इंडिविजुअल की, फिर पढ़ेंगे लाला बॉडी कॉर्पोरेट की नॉन इंडिविजुअल, फिर बाकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं, प्रोविजन से चलेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आप ही लेक्चर देख लिए, आपका एकदम फेमा सेट है भाई साहब, कोई आपका फेमा हिला ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या आप पिछले साल इंडिया में 182 दिन से ऊपर रहे हैं इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? प्रीसीडिंग रहे हैं, हाँ रहते भैया, बहुत बढ़िया, तो आप पीआरआई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप नहीं रहे? नहीं सर, आप पीआरओआई हैं। अब एक बात समझिए, मैं तो भैया पिछले साल 182 दिन था इंडिया में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो था, मैं तो एओ हूं, तो एओ है तो भैया एओ क्या हो गया? एओ हो गया पीआरआई। अगर मैं पिछले साल 182 दिन इंडिया में था, उससे ऊपर सॉरी, मोर देन 182 डेज, तो मैं पीआरआई हूं। लेकिन बेटा अगर मैं 4 में से किसी भी कारण से विदेश गया, जैसे ही विदेश गया मैं बन जाऊंगा पीआरओआई। आई फिर से बताओ, मैं पिछले साल 182 दिन से ऊपर में पीआरआई। अगर मैं इंडिया से बाहर गया लाला, क्यों गया? पहली बात, तू गया? हाँ मैं गया तो क्यों गया? तू गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब ढूंढने गया हूं बाबूजी, नौकरी नहीं मिल रही इंडिया में, वहीं व्यापार खोलूंगा, काके दा ढाबा नहीं ओबराय दा ढाबा खोलूंगा लंदन में, कोई दिक्कत नहीं, साउथ हॉल में। अब बिजनेस खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर पर्पस गया तो हूं, कब आऊंगा पता नहीं, अनसर्टेन पीरियड। अब गया तो किसी भी काम के लिए, लेकिन अनसर्टेन पीरियड। और एक आरबीआई का मास्टर सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 45 2003, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर। आरबीआई ने बोला लाला
अगर तुम पढ़ने जाते हो ना इंडिया से बाहर, तो आरबीआई ने कहा ज्यादातर बच्चे, मैंने सर्कुलर मेन बैच के अंदर आपको पढ़ाया भी है, जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो ज्यादातर बच्चे जॉब करने लगते हैं। अब लाला वो जॉब करने लगते हैं तो जॉब कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर आ गई। तो आरबीआई ने कहा अगर आप विदेश गए हो एजुकेशन के लिए, बेटा इन 4 कारणों में से इंडिया से बाहर गए, जैसे ही गए आप बन जाओगे पीआरओआई। भले ही आप 182 दिन से इंडिया ऊपर थे, भले ही पिछले साल, भैया मैं तो पिछले साल 350 दिन इंडिया में था, 15 दिन के लिए बाहर जाता हूं, ये मेरा पक्की गारंटी है, जाते 350 दिन इंडिया में था लेकिन पीआरआई था। लेकिन अगर विदेश गया इन कारणों से, जॉब, ध्यान रखो, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एनी अदर पर्पस, जहां अनसर्टेन पीरियड है, और एजुकेशन, बात समझ में आ रही? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वेकेशन, एनी अदर पर्पस, ध्यान रखो, ठीक है ना, और एजुकेशन, इन 4 कारणों से, ये तो सेक्शन के अंदर दिया है, और चौथा दिया है सर्कुलर नंबर 45 आरबीआई। इन 4 कारणों से बाहर गए तो बन जाओगे पीआरओआई। सर मैं ना इस बार इटली जा रहा हूं। अब भैया मैं तो जा रहा हूं इंडिया से बाहर, मैं पिछले साल तो 350 दिन था इंडिया में, लेकिन इस साल इंडिया से बाहर जा रहा हूं, या मान लो चला गया, मैं इंडिया से बाहर चला गया। भैया इंडिया से बाहर गए, क्यों गए? क्या मैं जॉब के लिए गया? नहीं। क्या मैं बिजनेस के लिए गया? नहीं। क्या मैं अनसर्टेन पीरियड के लिए गया? नहीं। वीज़ा लगा था सर मेरा, शेनेगन वीज़ा था, 3 महीने का, वापस आना पड़ेगा भैया। क्या मैं एजुकेशन के लिए गया? नहीं। मैं तो गया सर टूरिज्म के लिए, इटली घूम के आऊँगा, रोम घूम के आऊँगा, वेनिस घूम के आऊँगा, फ्लोरेंस घूम के आऊँगा। बेटा अगर मैं टूरिज्म के लिए बाहर गया हूँ ना, एनी अदर रीज़न, मुझे तब भी पीआरआई मानेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पिछले साल 182 दिन से ऊपर हो, पिछले साल 182 दिन से ऊपर, तो तुम पीआरआई हो। अगर इंडिया से बाहर इन 4 कारणों से गए तो जैसे ही गए पीआरओआई बन जाओगे, और इंडिया से बाहर गए तो सही बट किसी और कारण से पीआरआई रहोगे। ठीक, एग्जाम्पल में गौर फरमाइएगा जनाब, 22-23 में 190 दिन आप इंडिया में थे, बहुत बढ़िया बात, आप पीआरआई हैं। 23-24 में आप पीआरआई हैं, बिल्कुल है पीआरआई। जब 190 दिन थे तो भैया पीआरआई तो बनना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट सवाल ये है, 1 दिसंबर को आप गए यूएसए जॉब के लिए, जैसे ही जॉब के लिए शुई यूएसए गए, 2 दिसंबर को पीआरओआई हो गए, अगले 6 दिन पीआरओआई। लेकिन बेटा 1 दिसंबर को यूके गए टूरिज्म के लिए, यूके गए ना, पीआरआई। बात आ रही समझ में? पिछले साल 190 दिन, इस साल पीआरआई। और अगर इंडिया से बाहर गए इन 4 कारणों की वजह से, जैसे इंडिया छोड़ोगे पीआरओआई, और अगर किसी और कारण से गए तो पीआरआई। क्लियर है बच्चा वाड़ी? कहीं कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत समस्या नहीं बच्चा वाड़ी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पिछले साल 182 दिन इंडिया में थे? नहीं थे, तब तो पीआरओआई हो, दिक्कत ही नहीं है। अब भैया रिक्की पॉन्टिंग पिछले साल कितने दिन था इंडिया में? ये था भैया 150 दिन, पीआरओआई है। क्या वो इंडिया आया है इस साल? हाँ जी इंडिया आया है। अगर वो 3 कारणों से इंडिया आएगा, यहां एजुकेशन वाला पॉइंट नहीं है, अगर वो 3 कारणों से इंडिया आएगा, जैसे इंडिया आएगा पीआरआई बन जाएगा। सेम उल्टा, पीआरआई देश छोड़ के गया, इन 4 कारणों से पीआरओआई बन गया, और पीआरओआई इंडिया आया इन 3 कारणों से, पीआरआई बन जाएगा। तुम 3 कारणों से बाहर गए, तुम पीआरओआई, बाहर वाला 3 कारणों से इंडिया आया, पीआरआई। 3 कारण कौन से? वही 3 कारण, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वेकेशन, एनी अदर पर्पस जहां अनसर्टेन पीरियड है। अच्छा मान लो रिक्की पॉन्टिंग आया भैया, 150 दिन इंडिया में था, पीआरओआई था, आया भैया, कह रहा है 10 दिन के बाद चला जाऊंगा। यहां तो मैं आया हूं 10 दिन के लिए, शादी अटेंड करने आया अनंत अंबानी की, बहुत बढ़िया, 10 दिन के बाद निकल लेगा भैया। तो क्या 3 कारणों से आया है? क्या एम्प्लॉयमेंट से आया है? नो। क्या बिजनेस के लिए आया है? नो। ना एनी अदर पर्पस? नो। अनसर्टेन पीरियड 10 दिन के लिए आया, वीजा लगा 15 दिन का, वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। एनी अदर रीजन, क्या मानेंगे? लाला पीआरओआई। क्या बोलेंगे? पीआरओआई। बात आ रही समझ? एग्जाम्पल देखिए, स्मिथ, चलो हम तो पॉन्टिंग ले रहे थे, स्मिथ ही आ गया, 50 दिन इंडिया में है 22-23 में। 23-24 में 1 अक्टूबर को इंडिया आया, वाराणसी दर्शन,
PROI ही रहेगा। स्मिथ कह रहा है मारवाड़ तो पा रहा नहीं हूँ, टेस्ट ही खेल पाता हूँ, T20 तो मेरे बस का रहा नहीं। 1 अक्टूबर को इंडिया आया, कह रहा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग रही है, आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया भैया। जैसे इंडिया आएगा PRI। 4 कारणों से बाहर गए, जैसे ही देश छोड़ा PROI। 3 कारणों से इंडिया आए, जैसे ही आए तो PRI। भले पिछले साल तुम क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही? चलो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये है इंडिविजुअल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी, अब बात करते हैं नॉन इंडिविजुअल की फटाफट से। नॉन इंडिविजुअल क्या बोलता है? देखो भैया, नॉन इंडिविजुअल की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, एक मिसप्रिंट है कि भैया यहाँ इन इंडिया होगा, ध्यान रखिए, आउटसाइड इंडिया नहीं। अनर्थ हो जाता, अभी अनर्थ हो जाता, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। कोई भी कंपनी जो इंडिया में बनती है वो PRI है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड PRI है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत समस्या नहीं सर। कोई भी ऑफिस ब्रांच जो इंडिया से बाहर है जिसे PRI कंट्रोल कर रही है वो भी PRI है, मतलब रिलायंस PRI है, पहला पॉइंट। अगर PRI मुंबई ब्रांच को कंट्रोल कर रही है वो भी PRI है, और अगर PRI पेरिस ब्रांच को कंट्रोल कर रही है वो भी PRI है। तो कह रहा है कोई भी एजेंसी ऑफिस ब्रांच जो आउटसाइड इंडिया है, पेरिस आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल कर रही है PRI, कंट्रोल कर रही है PRI, तो ये भी PRI है। और एक बात और समझिए बच्चा बाड़ी, अगर पेरिस ब्रांच म्यूनिक ब्रांच को कंट्रोल करेगी, आहा, म्यूनिक ब्रांच को, तो बेटा अगर पेरिस ब्रांच म्यूनिक ब्रांच को कंट्रोल करती है तो मेरी बात समझिएगा, म्यूनिक ब्रांच को कंट्रोल कर रही है PRI, क्योंकि अब पेरिस वाली तो PRI होने लगा। अगर पेरिस ब्रांच म्यूनिक ब्रांच को कंट्रोल कर रही है तो भैया पेरिस ब्रांच तो PRI है। तो अगर ये म्यूनिक ब्रांच को कंट्रोल कर रही है ला तो ये भी तो कहीं ना कहीं म्यूनिक ब्रांच भी तो PRI से कंट्रोल हो रही है, तो ये भी PRI बन जाएगी, क्योंकि वो चेन बनती जाएगी ना। फिर म्यूनिक ब्रांच अगर ज्यूरिख ब्रांच को कंट्रोल करेगी तो ज्यूरिख ब्रांच भी PRI है, तो PRI जिसको कंट्रोल करेगा वो PRI है, जिसको कंट्रोल करेगा वो PRI है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट बहुत बढ़िया है। थर्ड पॉइंट कह रहा है मान लो कंपनी है टोक्यो में, देख टोक्यो हो गया PROI। अगर टोक्यो वाली कंपनी मुंबई की ब्रांच को कंट्रोल करेगी, क्या बोले, टोक्यो वाली कंपनी मुंबई ब्रांच कंट्रोल करेगी तो मुंबई ब्रांच भी PRI है। इंडियन कंपनी PRI, बाहर वाली ब्रांच को PRI कंट्रोल करेगी वो भी PRI। इंडियन ब्रांच कंट्रोल्ड बाय PROI इन इंडिया वो भी PRI। मतलब रिलायंस PRI, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, रिलायंस किसी को कंट्रोल करेगी बाहर वाली ब्रांच को, वो PRI, और इंडिया वाली ब्रांच को PROI कंट्रोल करेगी वो भी PRI, ये भी PRI है। मतलब बाहर वाली ब्रांच कंट्रोल्ड बाय PRI इज इक्वल टू PRI। इंडियन ब्रांच कंट्रोल्ड बाय PROI, इट इज ऑल्सो अ PRI। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा वाड़ी, ये हो गया डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं, अदर डेफिनेशन में आगे बढ़ेंगे, आखिरी में डिस्कशन करेंगे, पहले भी बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए, अदर डेफिनेशन में लास्ट में आएंगे। अभी आते हैं डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज में। मैं इसमें आपको थोड़ा एग्जांपल में लेकर चलता हूँ, चीज़ आपको और क्लियर रहेगी। सेक्शन 3, इसको समझना ध्यान से, बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत छोटा बहुत प्यारा, बहुत छोटा बहुत प्यारा। सेक्शन 3 क्या बोलता है देखिएगा, ठीक है ध्यान से। सेक्शन 3 कहता है लाला, PRI फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता। सर एग्जाम्पल लो, बेटा मैं ना UK जाना चाहता हूँ, मुझे चाहिए पाउंड, पाउंड 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 पाउंड, कहाँ कहाँ जाऊँगा मैं, पैसे मेरे पास रुपए नहीं है, यहाँ पाउंड की बात चल रही है। जुमेर एक व्यक्ति है, ये ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, ऐसा ही है, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, दे दो मुझे INR, ले लो मुझसे पाउंड। ये मुझे पाउंड दे रहा है, मैं इससे INR ले रहा है, ये अलाउड नहीं है। आप सिर्फ एक ऑथराइज्ड पर्सन के साथ ही डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। मैंने जुमेर के साथ डील किया, जुमेर इज अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन, दिस इज नॉट अलाउड। यही तो लिखा है, यू कैन नॉट डील इन फॉरेन एक्सचेंज अदर देन ऑथराइज्ड डीलर, अदर देन ऑथराइज्ड डीलर, ये बात ध्यान रखना, अदर देन ऑथराइज्ड डीलर। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए बच्चों बच्चों बच्चों, दूसरा पॉइंट, यू कैन नॉट ट्रांसफर फॉरेन सिक्योरिटी अदर देन ऑथराइज्ड डीलर। दो बातें हैं, कैन नॉट डील इन फॉरेन एक्सचेंज, कैन नॉट ट्रांसफर द फॉरेन सिक्योरिटी। एग्जाम्पल लो, बेटा मेरे पास ना अमेरिकन कंपनी के शेयर्स हैं,
यूएस डॉलर में खरीदे होंगे मैंने, फॉरेन सिक्योरिटी हो गई है। अब एक बात समझिए, ये है फॉरेन सिक्योरिटी डेफिनेशन में, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, स्टॉक एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। और भले ही वो रिडेम्पशन या इंटरेस्ट रिटर्न इंडियन करेंसी में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जब खरीदा है तो फॉरेन करेंसी में ही खरीदा है, चाहे शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे स्टॉक हो। अगर आप ये एक्सप्रेस या फॉरेन करेंसी में, तो बेटा फॉरेन सिक्योरिटी मानेंगे, भले उसका रिडेम्पशन, भले उसका रिटर्न इंडियन करेंसी में, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं वापस। मेरे पास यूएस डॉलर से खरीदी हुई अमेरिकन सिक्योरिटी है, अमेरिकन कंपनी के शेयर्स हैं, फॉरेन सिक्योरिटी हो गई। मैं उमंग को ये फॉरेन सिक्योरिटी नहीं बेच सकता, नॉट अलाउड। मैं दो काम नहीं कर सकता सर। पहली बात, ना तो बेटा मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील करूंगा, ना मैं फॉरेन सिक्योरिटी बेचूंगा अदर देन ऑथराइज्ड डीलर, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बेटा मैसी कह रहा है मुझे अंकित सर आपकी बुक खरीदनी है PROI है, मैं कह रहा हूं ला यूएस डॉलर ला। ये एरो गलत तो नहीं बन गया? अरे यार एरो गलत बन गया। यूएस डॉलर, चलो एरो गलत ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं। मैसी आया अपनी बुक बेचने, मैंने मैसी की बुक खरीदी मैसी से और यूएस डॉलर दिए। मैसी, ध्यान रखिए, एक PROI है, कहता है कोई भी PROI को पैसे नहीं दे सकता, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अब PRI कैन नॉट गिव मनी टू PROI, नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरा एक कजिन है, नीदरलैंड में जॉब करता है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है इंडिया में, मैक्स लाइफ में। वो मुझे कह रहा है अंकित भाई 50,000 का प्रीमियम ज़रा पे कर देना यार, मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैंने प्रीमियम पे किया सौरभ भाई के बिहाफ में, PROI सौरभ भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया एक PROI के बिहाफ में, मैंने पे किया, ठीक है। अब एक बात समझिए, सौरभ भाई के बिहाफ में मैंने प्रीमियम पे किया लाला इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये मैं कर रहा हूं क्रेडिट में कि सौरभ भाई मुझे बाद में जब इंडिया आएंगे तो पैसे देंगे। कहता है बेटा किसी भी PROI के क्रेडिट में पैसा नहीं देना, मतलब मैं सौरभ भाई के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जमा नहीं कर सकता उधार में कि कल को मेरे को सौरभ भाई पैसे दे देंगे। कल को मैं कह रहा हूं मैसी को पैसे दे दूं, वो अलाउड नहीं है, ना मैसी को पैसे देना अलाउड है, ना सौरभ भाई के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अलाउड है, ठीक है। एक बात और बच्चों, अब वही मैसी इंडिया आया, गोवा गया, मस्त खाया पिया, फूड बिल ये सब एकदम बियर मस्त बिल आया भाई साहब। मैसी दे रहा है यूएस डॉलर गोवा के रेस्टोरेंट में। बेटा अगर रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं है ना RBI से, तो रेस्टोरेंट मैसी से पैसे नहीं ले पाएगा, ना तो PROI को तुम पैसे दे पाओगे, ना तो तुम PROI से पैसे ले पाओगे। यू कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम PROI। कल को मैसी गया बनारस, रिक्शा करता है, रिक्शे वाले को कहता है ये लो $5 मुझे यहाँ से वहाँ ले जाओ, रिक्शा वाला मैसी से यूएस डॉलर नहीं ले सकता, लेगा वही जो ऑथराइज पर्सन होगा। ना रेस्टोरेंट वाला ले पाएगा, ना रिक्शे वाला ले पाएगा, नॉट अलाउड। ना PROI को पैसे दोगे, ना उससे पैसे लोगे, ठीक। एक बात और, मान लो मैं और अल हबीबी, ये दुबई में रहता है, हम दोनों ने प्लानिंग की हम दुबई में होटल खोलेंगे, लेकिन मैंने कहा ब्लैक मनी कैसे पहुंचेगी वहां पे, कैसे पहुंचेगा पैसा, तो मैंने ढूंढा राज को। राज दिल्ली में बैठता है, हवाला ट्रेडर है, वाओ। मैंने राज को बोला 20 करोड़ दुबई पहुंचाने, राज ने कहा 2% कमीशन, 2 घंटे के अंदर दुबई। अब भैया अल हबीबी को मैंने फोन किया, अल हबीबी सिमरन हवाला ट्रेडर है दुबई में, राज की जान पहचान की है। मैंने कहा 2 घंटे में तुम उसके पास जाओ, तुम्हें 20 करोड़ मिल जाएंगे, 2% मेरे को देना, मैं दे दूंगा। मैंने पैसा दिया राज को, राज के ट्रेडर है सिमरन, कहाँ पे बैठी है, दुबई में। राज ने सिमरन को फोन लगाया, सिमरन पैसा दे रही है अल हबीबी को। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सर, अलाउड नहीं है। कह रहा है नॉट अलाउड, क्या अलाउड नहीं है? एंटरिंग इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया। अगर आप एसेट इंडिया से बाहर क्रिएट करना चाहते हैं बेटा, बाहर, तो ध्यान रखिएगा यू कैन नॉट डू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन। अब कहीं ना कहीं राज के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं, ताकि ये पैसा कहीं ना कहीं 20 करोड़ रुपए दुबई पहुंचा के वहां होटल बना दूं। होटल क्या कैपिटल एसेट है? बात आ रही समझ में?
तो ये अभी मैंने आपको सेक्शन 3 पढ़ाया। मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर को मैं सिंपल 3 पार्ट में बांटता हूँ। एक तो डेफिनेशन अपन ने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी, PRI पढ़ ली, बाकी फॉरेन करेंसी पढ़ ली, कुछ 1-2 डेफिनेशन बाकी है, वो हो गई डेफिनेशन डन। डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आएगा PRI से, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, गारंटी। स्टैम्प पेपर में लिख लो, PRI से क्वेश्चन आएगा। एक पार्ट वो हो गया डेफिनेशन वाला, दूसरा पार्ट है सेक्शन 3, ये डन। अब तीसरा पार्ट है लाला, कौन सा तीसरा पार्ट है बेटा, आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से बच्चा बड़ी। अब आते हैं जी, डेफिनेशन कुछ बची हुई है, हमने सेक्शन 3 कर लिया है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, देखो जी भैया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की जहां तक बात है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ये याद रहने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ रिवीजन हम कर रहे हैं, मेन में तो हमने 8 से 9 घंटे लगाए थे इस चैप्टर में, अब 1-1.25 घंटे में कैसे निपटाना है वो एक आर्ट है अपने आप में, ठीक है, लेकिन आपको याद हो जाएगा चैप्टर, इतना मेरी गारंटी है, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो जी, कुछ केसेस में प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, जहां पे करंट अकाउंट मतलब पैसा आप निकाल ही नहीं सकते सर, अलाउड ही नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉल इज नॉट एट ऑल अलाउड, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट, जहां पैसा निकाल ही नहीं पाओगे। प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट कहां पे, मैं सिंपल तरीका कहता हूं उसको ध्यान रखने का, रेड पॉपकॉर्न, ठीक है ना, आर नहीं है इस पॉपकॉर्न में, इतना ध्यान रखना। पहली बात, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से, अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट उसमें अगर आप कमीशन देते हैं एक्सपोर्ट पे, एक्सेप्ट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ ताकि आपको एक बार फटाफट से रिकैप भी हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या था बच्चों, बहुत पुरानी बात है, हमने रशिया से बहुत सारे लोन लिए थे। अब ध्यान रखिए, उसमें क्या था कि भाई रशिया से आपने बहुत सारे लोन ले लिए, ये कहाँ गया, रशिया, हाँ, रशिया से इंडिया ने बहुत सारे लोन लिए, तो भैया अब था क्या कि रीपे करना था, तो इंडिया ने कहा हम एक काम करते हैं, हमारे पास रीपे करने का पैसा तो है नहीं, हम आपको गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब भैया भारत सरकार ने अली से बोला, मान लो अली है मसाले का मर्चेंट, भारत सरकार ने अली से बोला भैया तू एक काम कर कि तू ना स्पाइसेस भेज दे रशिया, अब रशिया में स्पाइसेस भेज दे। अब भैया तू स्पाइसेस भेजेगा, तो स्पाइसेस भेजेगा, मान ले अली ने स्पाइसेस भेजे 5 करोड़ के, ऐसे इंडिया के मर्चेंट इस सामान भेजते रहेंगे रशिया में, और जो इनका पैसा है, इनका पैसा सरकार देगी। तो सरकार ने इनका पैसा दे दिया, मसाले वहां चले गए, जैसे जैसे सामान रशिया जाएगा, रशिया की डेट कम होती जाएगी, जो हमने रशिया से उधार लिया है वो पैसा कम होता जाएगा, तो पैसा कम होता जाएगा तो भैया हमारा डेट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और हमारे जो मर्चेंट्स हैं इनका व्यापार भी बढ़ता रहेगा, ये एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये सब चीज़ें एक अरेंजमेंट के तहत हुई है ना, सब अरेंजमेंट के तहत है कि भारत सरकार ने रशिया के पैसे देने थे, इसलिए भारत सरकार ने अली को बोला, ऐसे मर्चेंट्स को बोला तू मसाले भेज दे, तू ये भेज दे, तू वो भेज दे। अब एक बात बताओ, अली एक्सपोर्ट पे किस बात की कमीशन देगा सर? भाई एक नॉर्मल आदमी, मान लो मैं मसाले बेचता हूँ डेनमार्क में, अब मुझे एजेंट चाहिए ना डेनमार्क में भेजने के लिए, ऐसा थोड़ी है झोले टांग के डेनमार्क में मसाले ले लो, तो अब मुझे एजेंट चाहिए डेनमार्क में, लेकिन अली को एजेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अली जिस रूट में काम कर रहा है वो तो भारत सरकार का रूट है, वो तो भारत सरकार के बोलने मसाले भेज रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आप कमीशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट क्यों कर रहे हैं सर? पेमेंट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। अब एक्सपोर्ट के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप कमीशन चाहते हैं, भैया नहीं निकाल पाएंगे। यही तो लिखा है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट समझ गए ना आप, ये रशिया वाला। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिए बच्चा वाली, बस 7 में चीज़ें आपको लेके चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी बनी रहे। और मैं 3 चीज़ें अपने हैंड रिटन नोट्स के एग्जाम्पल और मेरे समरी बुक और साथ में ये मेन बुक, ये सब लेके चल रहा हूँ कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चा वाड़ी, यहाँ पे रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के लिए आपको निकालना अलाउड नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें 1-2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है बेटा कि आप 10% तक कमीशन दे सकते हो ऑफ इनवॉइस वैल्यू। किस केस में? टी एंड टोबैको। अगर टी और टोबैको एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें 10% तक कमीशन देना अलाउड है। बाकी किसी भी चीज़, मसाले वसाले में कोई कमीशन नहीं दे सकते अगर मसाले एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। अगर टी और टोबैको 10% कमीशन अलाउड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर या WS में इंडिया से बाहर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इसका भी लॉजिक है सर। जब 100% इन्वेस्टमेंट आप ही कर रहे हो बाहर इंडिया से, WS होली ओन्ड सब्सिडरी, तो वहां थोड़ी एजेंट ढूंढोगे सर जिसको कमीशन पे करोगे। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर या WS में करो, होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया से बाहर, कोई फॉरेन एक्सचेंज यहां विड्रॉ करने को नहीं मिलेगा। किस बात की कमीशन दोगे? 100% इन्वेस्टमेंट तो आप ही कर रहे हो। डिविडेंड बैलेंसिंग जिस कंपनी पे लगता है वहां फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है।
डिविडेंड बैलेंसिंग। सर डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है, फटाफट से बताओ। चलो जी भैया फटाफट से डिविडेंड बैलेंसिंग देखो। डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है? डिविडेंड बैलेंसिंग होता है बच्चे, मान लो कहाँ गया डिविडेंड बैलेंसिंग, ये है, ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी को इन्वेस्टमेंट आया फॉरेन कोलैबोरेटर से, बहुत बढ़िया बात है, वो डिविडेंड देगी फॉरेन कोलैबोरेटर को। कह रहा है कंपनी एक्सपोर्ट करती है जर्मनी, जर्मनी एक्सपोर्ट करके कितने का एक्सपोर्ट किया आपने? जर्मनी आपने एक्सपोर्ट किया 1 मिलियन यूरो का। 1 मिलियन यूरो आप लेकर आए इंडिया में, कुल मिला के इतना ही तो लाए ना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में। जितना फॉरेन एक्सचेंज लाई है कंपनी, उतना ही डिविडेंड दे पाएगी फॉरेन कोलैबोरेटर्स को। जितना लाए थे फॉरेन एक्सचेंज उतना ही दे दो, डिविडेंड बैलेंसिंग। लाए कितना एक्सपोर्ट करके, जर्मनी एक्सपोर्ट किया सामान, कितना लाए? 1 मिलियन। तो अपने फॉरेन कोलैबोरेटर को डिविडेंड जो है वो 1 मिलियन ही दे पाओगे मैक्सिमम। अब एक बात, ये इसे कहते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग। उतना डिविडेंड दोगे जितना फॉरेन एक्सचेंज लाए थे। अब एक बात बताओ, जितना लाए थे उतना दोगे तो काय का और चाहिए आपको? जब आप लाए जितना हो उतना ही दोगे तो किस बात का फॉरेन एक्सचेंज चाहिए आपको? तो ये इंडियन कंपनी ना फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना। लॉजिक है ना सर, जब लाए 1 मिलियन यूरो तो 1 मिलियन दे दिया, तो और क्यों ड्रॉ कर रहे हो सर? और ड्रॉ करना भी क्यों है? नहीं मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करने के लिए इस केस में, ठीक है। चलिए ये हो गया डिविडेंड बैलेंसिंग जहां पे लग रही है वो। अगर लॉटरी टिकट खरीदनी है, बैंड मैगजीन खरीदनी है, उसके लिए नहीं मिलेगा। कुछ मैगजीन बैंड है, कुछ गांधी जी की बात किताबें बैंड है, कुछ और बैंड मैगजीन्स हैं इंडिया में। अब आप कह रहे हो मैं Amazon.com से मंगवाऊंगा या बाहर से मंगवाऊंगा, किसी को फ़ोन किया आपने यूएस वाले वेंडर को, भैया ये किताब है, वो कह रहा है आपने कहा भेज दो, उसने कहा 100 यूरो दो, 100 US डॉलर दो। अब सर उसके लिए तो पैसा चाहिए आपको, डॉलर। तो कह रहा है किस लिए चाहिए? बैंड मैगजीन लॉटरी टिकट खरीदने के लिए। तो नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। इंडिया में लॉटरी जीते आप और कह रहे हो सर रेमिटेंसेस करने हैं, ले जाना है पैसा इंडिया से बाहर, दे दो भैया, नहीं मिलेगा सर। आउट ऑफ लॉटरी विनिंग नहीं, रेमिटेंसेस अलाउड नहीं है, नहीं ले जा सकते, लॉटरी का पैसा नहीं ले जा सकते। अगर किसी नेपाल भूटान के व्यक्ति को पैसा देना है, नहीं दे पाएंगे। इवन खुद नेपाल भूटान जा रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉवल अलाउड नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉवल अलाउड नहीं है, चाहे नेपाल भूटान के व्यक्ति को दो, चाहे खुद नेपाल भूटान जा रहे हो ट्रैवल के लिए, नहीं अलाउड है, ठीक। आपने रेसिंग या राइडिंग से पैसा जीता, हॉर्स रेसिंग, राइडिंग, इस सबसे पैसा जीता, वो प्रोसीड ले जाना चाहते हो, नहीं ले जा पाओगे सर, नहीं ले जा पाओगे, नॉट अलाउड, ठीक है। कुल मिला के देखिए क्या क्या अलाउड नहीं है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट अलाउड नहीं है, रशिया वाला समझा दिया आपको। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर WS अब्रॉड, ठीक। डिविडेंड बैलेंसिंग इस पे लागू हो रही है। परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, पर्सन रेसिडेंट इन नेपाल भूटान, कॉल बैक सर्विस समझाई नहीं मैंने आपको, आउट ऑफ राइसिंग राइडिंग नेपाल भूटान, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर WS, डिविडेंड बैलेंसिंग, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट या बैंड मैगजीन, आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, ये आ गया आपका P, हाँ P, पर्सन रेसिडेंट नेपाल भूटान, C से कॉल बैक सर्विस, O से आउट ऑफ रेसिंग राइडिंग और नेपाल भूटान ट्रैवल। फिर बोल रहा हूँ रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, यहां से देखो ना शुरुआत से, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऐसे लिख देते पहले एक बार, बिल्कुल रट लो भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको बता रहा हूं, ठीक है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर आपका WS, डिविडेंड बैलेंसिंग लग रही है, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, आउट ऑफ जो निकला है आपको लॉटरी विनिंग्स, ठीक है। पर्सन ऑफ नेपाल भूटान, कॉल बैक सर्विस, आउट ऑफ रेसिंग राइडिंग, नेपाल भूटान ट्रैवल, अलाउड नहीं है, सारे अलाउड नहीं है। कॉल बैक क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल बैक? बेटा कॉल बैक का मतलब होता है, देखो मैं सिंपल बताऊं आपको, आप एक व्यक्ति, माइनर नहीं है वो, एज लिखी हुई, माइनर व्यक्ति का नाम था ऑफलाइन क्लास में, इसलिए लिखा हुआ है। STD है, पंचू के पास गया, वो कह रहा है USA फोन लगाओ। अब भैया इसे फोन लगाना था युगांडा का रेट है 59, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसने कहा पहले तुम USA फोन लगाओ, USA का रेट है 11 रुपये,
यूएसए से फ़ोन लगेगा युगांडा 19 रुपये में, तो वैसे लगाते रहो 59 रुपये लगता, यूएसए लगाया तो 11 रुपये लगा, वहाँ से लगा 19 रुपये, तो टोटल कितना लगा 30 रुपये, 29 रुपये पर मिनट सेविंग हो गया। तो जब यूएसए फ़ोन जाएगा ना, यूएसए वाला यहाँ डायल करेगा, फिर वहाँ से फ़ोन कनेक्ट होगा, इसे कहते हैं कॉल बैक सर्विस। कॉल बैक सर्विस भैया ये बिल तो एसटीडी पंचू देगा ना यूएसए वाले को, तो ये पंचू और इसका मैटर है, तुम क्यों फॉरेन एक्सचेंज निकालोगे? तुम तो पंचू को आईएनआर ही दोगे ना भाई। तो कॉल बैक सर्विस में क्या होता है, किसी थर्ड कंट्री से कॉल लगाते हैं जहाँ कंपैरेटिवली जो रेट्स हैं, द रेट्स आर कंपैरेटिवली रीजनेबल, ठीक है, कॉल बैक सर्विस। चलिए, तो ये है प्रोहिबिटेड सर्विस, इतना क्लियर है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर एसोसिएट, बार बार कह रहा हूँ, जॉइंट वेंचर डब्ल्यूएस, डिविडेंड बैलेंसिंग, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, पर्सन रेसिडेंट नेपाल भूटान, कॉल बैक सर्विस, रेसिंग राइडिंग, नेपाल भूटान ट्रैवल, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं सर। ये तो हो गया भैया, विड्रॉल है ही नहीं, यहाँ विड्रॉल करना पड़ेगा सीजी से पूछकर। मिनिस्ट्री लिखी है सामने, मिनिस्ट्री ध्यान रखिए, मैंने सीक्वेंस वाइज लिखी है, ठीक है। कल्चरल टूर लेके जा रहे हो भैया, एचआरडी मिनिस्ट्री से पूछो, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है इंडिया से बाहर, अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट बॉडी वाला, मतलब क्रिकेट मैच इंडिया से बाहर हो रहा है इंटरनेशनल, तो आपको पैसा चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए, विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी मिनिस्ट्री से पूछने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपको कोई पैसा विड्रॉ करना है, विड्रॉ करिए, आपको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं, मिनिस्ट्री से पूछने की जरूरत नहीं, अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट बॉडी, ठीक है ना, स्टेट बॉडी करवा ली, ये आपका एचआरडी मिनिस्ट्री से। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, हाँ, विड्रॉल कितना कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो मोर देन $1 मिलियन, ठीक है सर। तो अगर ध्यान रखना, मोर देन $1 मिलियन, मतलब $1 मिलियन तक तो पूछना ही नहीं है, $1 मिलियन से क्या, तो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट बॉडी को भी नहीं पूछना, उसके अलावा कोई और तो पूछना पड़ेगा, ये समझिए। एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में, मान लो जी उत्तर प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, योगी भाई, प्रिंट मीडिया में वॉशिंगटन पोस्ट में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने बिल बनाया भैया, वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने 50, कोई भी मान लो $50,000 का पूरा 2 पेज कवर कर लिए फ्रंट बैक के, अब उनको देना तो पड़ेगा ना $50,000, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन प्रिंट मीडिया में या पीएसयू अगर फॉरेन प्रिंट मीडिया में वॉशिंगटन पोस्ट में कल को एडवर्टीजमेंट देती है इतने का, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना पड़ेगा। लेकिन नहीं पूछना कब, मान लो यूपी को प्रमोट कर रहे हैं वो, टूरिज्म, काशी विश्वनाथ, ताजमहल सब प्रमोट कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, कह रहे हैं आइए इन्वेस्टर समिट है यूपी में, लखनऊ में 3 दिन के लिए, इन्वेस्टर्स, एलोन मस्क भाई तुम भी पढ़ो, तुम भी आ जाओ, या इंटरनेशनल बिडिंग हो रही है कोई, मान लो अब इंटरनेशनल बिडिंग चाहते हैं, मान लो जेवर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, आप चाहते हैं फॉरेन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कंट्री का, भैया हमारे लिए हाईएस्ट बिड लगाए और हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट उठा ले जाए, कह रहा है 3 केस में पूछने की जरूरत नहीं है, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग। अगर इसके लिए आप इसके लिए एडवर्टीजमेंट दे रहे हो वॉशिंगटन पोस्ट में और वो $50,000 ले रहे हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक। मेंबर ऑफ P&I क्लब, ये क्या होता है सर? बेटा क्या होता है, देखो मैं आपको इससे बताता हूँ। P&I क्लब होता है, ये देखिए आप, ये आ गया P&I क्लब। एक्चुअली P&I क्लब को बोलते हैं प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस। तो जो मरीन इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, ये अपना क्लब बना के रखते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेटिव क्लब, P&I क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। ये इनका इंश्योरेंस कंपनीज का एसोसिएशन है खुद का, जिसमें इंश्योरेंस मेंबर्स को ये कवर देंगे, है ना, जो खासकर इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, वो जो शिप ओनर्स होते हैं, वो ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कवर, उनके लिए बेनिफिट्स। तो एक तरीके की ये कोऑपरेटिव संस्था होती है P&I क्लब। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आप P&I क्लब की मेंबरशिप लेकर बैठे हैं और आप मेंबरशिप फीस दे रहे हैं, आपको पूछना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ठीक है। 2 केस में पूछना है भाई एचआरडी मिनिस्ट्री से। कल्चरल टूर लेकर जाना चाहते हो, सोनू निगम जा रहा है, डन डन डन, जाकिर खान जा रहा है, डन डन डन, सुना रहा है भैया वो अपनी कविताएं, अपने स्टैंड अप कॉमेडी, सोनू निगम गाना गा रहा है, पूछो एचआरडी मिनिस्ट्री से। स्पोर्ट्स इवेंट अब्रॉड अदर देन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, एचआरडी मिनिस्ट्री। हाँ, $1 लाख, ठीक है, वहाँ खैर चलता नहीं है, 1000 ही चलता है, लेकिन अपने समझने के लिए बंदे लिख लिया। एडवर्टीजमेंट फॉरेन मीडिया, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अदर देन टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग, मेंबरशिप ऑफ P&I। मतलब
फॉरेन प्रिंट मीडिया और P&I मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कल्चरल टूर HRD, स्पोर्ट्स इवेंट HRD मिनिस्ट्री, कल्चरल टूर HRD, स्पोर्ट्स इवेंट HRD, फॉरेन प्रिंट मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, P&I क्लब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगले दो तो बहुत सिंपल है भैया। इनलैंड वेसल मंगवाया है आपने, उसका भाड़ा, वेसल समझते हैं ना इनलैंड, जिससे आप मंगवा रहे हैं चीज़ें, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चार्टर्ड आपका शिप वगैरह, उसके लिए आप पेमेंट देना चाहते हैं, फ्राइट मतलब भाड़ा, तो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से पूछिए। ठीक वैसे ही कंटेनर देखे होंगे आपने, पिक्चरों में दिखाते नहीं है वो, कस्टम पोर्ट पे भाग गए, कंटेनर बने उसमें छुप गए, वो बाहर विलन बैठा है। कंटेनर आया मान लो जर्मनी से, सामान आया आपका, लैपटॉप मंगवाया आपने, इंपोर्ट किया जर्मनी से, अब आपने कहा भैया मेरे पास जगह नहीं, मैं कंटेनर को डिटेन करूंगा 150 दिन। उसने कहा भैया 30 दिन तक तो हम पैसा नहीं लेंगे, 120 दिन का पैसा लेंगे, आप 150 दिन डिटेन करेंगे तो। अब जर्मनी वाले को यूरो में पे कर रहे हो 120 दिन का कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। अगेन पूछिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से। 2 केस में पूछना पड़ेगा लाला, कौन कौन से केस है? पहला है कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, दूसरा है फ्राइट ऑफ इनलैंड वेसल। ठीक, 2 केस में HRD मिनिस्ट्री, कल्चरल टूर, स्पोर्ट्स इवेंट अब्रॉड अदर देन नेशनल इंटरनेशनल, यूएस 1 लाख डॉलर से ऊपर। एडवर्टीजमेंट फॉरेन प्रिंट मीडिया में बाय स्टेट गवर्नमेंट PSU 3 केस में छोड़कर, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल वेडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, P&I क्लब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनलैंड वेसल का फ्राइट सरफेस ट्रांसपोर्ट, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस सरफेस ट्रांसपोर्ट। ठीक, एक और सरफेस ट्रांसपोर्ट, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं बाय ओशियन ट्रांसपोर्ट, अगेन सरफेस ट्रांसपोर्ट। सरफेस ट्रांसपोर्ट के 3 है भैया, 3 कौन कौन से डाला? इनलैंड वेसल का भाड़ा, ठीक, फ्रैट, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, इंपोर्ट बाय ओशियन ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट। अगला ट्रांसपॉन्डर, आप शायद समझते हो ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं, पहले बहुत चलते हैं, अब तो सैटेलाइट चीज चलने लगी। वो आपके टीवी चैनल वगैरह चलाते थे, ये ज़्यादातर यूएस के थे। ह्यूजेस एक कंपनी थी बड़ी फेमस, HUGHES। तो ह्यूजेस ऐसी कंपनी थी जो क्या करती थी, सैटेलाइट के थ्रू आपके चैनल चलाना, न्यूज़ चैनल, ये सब, इन्हें बोलते थे ट्रांसपॉन्डर्स। अब ट्रांसपॉन्डर को अगर पेमेंट करनी है आपने, किससे पूछोगे? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, एक बात और है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर क्या करते हैं सर? ये शिप, रोड, हवाई जहाज, सारे स्रोत इस्तेमाल करते हैं कि कुछ देर आपके गुड्स ले गए फ्लाइट से, फिर शिप से, इसे कहते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। ये तभी ऑपरेट कर पाओगे जब आपने RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से, DG ऑफ शिपिंग। इसका एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, ठीक है। ला 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 ला, अब भैया दिल्ली में बैठा हूँ मैं, अमन है ट्रांसपोर्टर, ये भी दिल्ली में है, मैंने इसे पैसे दिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, क्योंकि कह रहा है यहाँ से टर्की तक तो लेके जाऊंगा एयर से, ठीक है। अब टर्की में चमन बैठा है, अब चमन लेके जाएगा शिप के थ्रू, तो पहले इंडिया से टर्की ले गया एयर से, और टर्की से शिप के थ्रू जाएगा स्पेन। तो भैया ये मुझे एयर की भी सर्विस दे रहा है, मेरे गुड्स जा रहे हैं, प्लस शिप के भी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। ये तभी काम कर पाएगा अमन इंडिया में बैठ के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के तौर पे, जब ये डायरेक्टर जनरल शिपिंग से RC लेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर ले लेता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ये दे सकता है आगे आके चमन को, चमन जो टर्की में बैठा हुआ है, ठीक है। तो भैया ये हो गई सारी कहानी। ये तो रेड पॉपकॉर्न हो गया, विड्रॉल नॉट अलाउड, विड्रॉल CG से पूछकर 2 केस में HRD मिनिस्ट्री में, बार बार कह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन है समझाना, याद करवाना, एकदम समझा लो, याद कर लो। कल्चरल टू HRD मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स इवेंट अब्रॉड HRD मिनिस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मेंबरशिप ऑफ P&I मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 3 केस में सरफेस ट्रांसपोर्ट, एक तो ओशियन ट्रांसपोर्ट में, दूसरा कंटेनर डिटेंशन चार्जेस में, और तीसरा हो गया फ्राइट ऑफ इनलैंड वेसल, तीनों में सरफेस ट्रांसपोर्ट। हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, हायरिंग चार्जेस, ट्रांसपोंडर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर DG ऑफ शिपिंग से लेगा RC, ठीक है। ये तो हो गए भैया विड्रॉल, ये हो गया विड्रॉल नॉट अलाउड। एक बात और कह रहे, किस केस में विड्रॉल एक लिमिट तक है, उस लिमिट तक CG की अप्रूवल नहीं लेनी। अच्छा, ऊपर आप देखिए ये प्रोहिबिटेड था और यहाँ CG की अप्रूवल लेनी कितने का भी हो। कल्चरल टूर आप लेकर जाइए, CG से पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। नीचे कह रहा है अगर लिमिट तक करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट के ऊपर गए तो CG से पूछना पड़ेगा।
लिमिट के ऊपर गए तब सीजी से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं फटाफट बच्चा बाड़ी, और यहाँ पे देखिए एक तरफ से चलते हैं बच्चा बाड़ी। इंडिविजुअल प्राइवेट विजिट एक या उससे ऊपर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, घूमना फिरना अलाउ है भैया, जाओ कहीं, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपसे बोला थोड़ी देर पहले, झब्बू गिफ्ट दे रहा था अपनी सहेली को, सहेली रहती है कहाँ, चाइना में, छी। अब भैया PRI PROI को गिफ्ट दे रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, चाइना में जाओ, छी को गिफ्ट दो, सहेली है तुम्हारी, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट भी दो। भैया चाचा जी रहते नहीं, पापा जी रहते हैं, माता जी रहती हैं, दादाजी रहते हैं, दादी जी रहती हैं। अगर वो रहती हैं अब्रॉड, उनके लिए जाते हो, इलाज पे खर्च कर रहे हो, रहन सहन पे खर्च कर रहे हो, पैसा तो चाहिए ना मालिक। यहाँ से तो लेकर जाओगे फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ दोगे INR, यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, बाहर जाओगे। भैया जॉब करने जा रहे हो तो पैसा तो फिर भी चाहिए वहाँ रहन सहन के लिए, फ्लैट का किराया दोगे, सब दोगे, ऐसा थोड़ी पहले दिन सैलरी मिल जाएगी आपको। फॉर बिजनेस पर्पज इररिस्पेक्टिव ऑफ द विजिट, ध्यान रखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चावाड़ी इंडिविजुअल की। प्राइवेट 1 और मोर गिफ्ट PRI to PROI, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस पर्पज इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट। एक बार ध्यान रखिए सर, यहाँ अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हैं क्या? ऐसा किसने बोला भाई तुम्हें अनलिमिटेड पैसा निकाल लोगे? ये देखो जरा यहाँ पे, चाहे हाँ इंडिविजुअल, ये देखिए ध्यान से, सब में एक ही लिमिट है, इसलिए मैंने लिमिट लिखी नहीं है, ठीक है। गिफ्ट हो, चाहे प्राइवेट विजिट हो, चाहे क्लोज रिलेटिव हो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, चाहे इमिग्रेशन बाहर ही सेटल हो रहे हो, ठीक है ना। हाँ, और ध्यान रखिए बच्चावाड़ी, 2.5 लाख $US पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ हर जगह एक ही लिमिट है, 2.5 लाख $US लिख देते हैं बच्चावाड़ी। बच्चे कह रहे भूल जाएंगे सर, जल्दी से लिख दो, 2.5 लाख $US। ये अपने समझने के लिए बोले, लाख वाख नहीं चलता है इंडिया से बाहर, ध्यान रखना, ये इंडिया में ही चलता है, ठीक है। वहाँ 50,000 मतलब 1000 चलेगा। तो ये हो गया भाई आपका 2.5 लाख $US। अच्छा एक बात और बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, 2.5 लाख $US या एस्टीमेट बाय हॉस्पिटल, एस्टीमेट बाय हॉस्पिटल विच एवर इज हायर। भैया युवराज सिंह को कैंसर हो गया, वो बॉस्टन में जाके इलाज करा के आया USA में, USA के हॉस्पिटल ने कहा, बोला भैया 10 मिलियन $US लगेगा, मतलब चलो बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिलियन $US मान लो, 1 मिलियन $US मान लिया, मतलब 10 लाख $US और 2.5 लाख $US, विच एवर इज हायर। तो हायर कितना होगा? 10 मिलियन। अगर हॉस्पिटल आपको बोल रहा है 1 मिलियन $US, तो आप निकालिए, बिना CG से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। CG से इस लिमिट तक नहीं पूछना। प्राइवेट विजिट एक या उससे ऊपर, PRI to PROI, क्लोज रिलेटिव, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस पर्पस इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ विजिट। प्राइवेट विजिट भी कितनी हो, बिजनेस विजिट भी कितनी हो, पूरे साल में पर फाइनेंशियल ईयर 2.5 लाख $US निकाल सकते हो, ध्यान रखिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर बाहर जा रहे हो बच्चावाड़ी, 2.5 लाख या एस्टीमेट बाय हॉस्पिटल विच एवर इज हायर। एक बात ध्यान रखना, 2.5 लाख $US, ये ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल इंडिया में भी हो सकता है। अब मान लो इंडिया से बाहर जा रहे हो, कैंसर हो गया, तो भैया उनका तो पता नहीं ना कितना लेंगे, तो इंडियन हॉस्पिटल से भी एस्टीमेट ले सकते हैं, एस्टीमेट बाय डॉक्टर हॉस्पिटल इन और आउटसाइड इंडिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंडिया में लो चाहे आउटसाइड इंडिया लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं 2.5 लाख $US, हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। अमाउंट अगर 2.5 लाख $US से ऊपर हो गया तो ध्यान रखना है, एस्टीमेट इन इंडिया और हॉस्पिटल डॉक्टर अब्रॉड रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द ऑथराइज्ड डीलर। मतलब अगर 2.5 लाख $US से ऊपर गया अमाउंट, मान लो कह रहा है 6 लाख $US, चाहे इंडियन कह रहा हो चाहे बाहर वाला कह रहा हो, आपको उसका सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड डीलर को सबमिट करना पड़ेगा। ऑथराइज्ड डीलर को सबमिट करोगे, जब सबमिट करोगे तब वो तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज देगा, फॉरेन एक्सचेंज लो और निकल लो US, ठीक। कई बार ऐसा होता है, मैं सिंगापुर गया एक बार, वहां जाके मेरी तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ मैं सिंगापुर में भाई। अब गए तो ठीक ठाक थे, अब सिक कब हो गए? आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रॉड। अगर बाद में बीमार पड़ गए तो भैया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाद में पैसा चाहिए ना, तो ऐसा थोड़ी अब सिंगापुर में बीमार पड़ गया तो SGD चाहिए मेरे को, SGD सिंगापुरियन डॉलर, अब वो चाहिए मेरे को। अब लेके तो मैं उतने गया नहीं था जितना अस्पताल में जरूरी था, तो अब यहाँ से रिलीज करेंगे। अब यहाँ से मान लो मेरे माता पिता आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, तो भैया यहाँ से फिर लेकर आएंगे ना वो पैसा, तो फिर वो ऑथराइज्ड डीलर यहाँ पे रिलीज करेगा। अगर बाद में बीमार पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हो जाएगा इंतजाम, ठीक है। बस बीमार पड़ना मत, घूमने जाओ, घूम के वापस आ जाओ।
इमिग्रेशन, अब इमिग्रेशन मान लो मैं पोर्तुगल जाके बस गया, इंडिया छोड़ के पोर्तुगल चला गया, पोर्तुगल वालों ने बोला भैया तुम्हें देना पड़ेगा 3 लाख US डॉलर मान लो, या 3 लाख यूरो। अब यूरो तो वैसे ही महंगा US डॉलर से, और 2.5 लाख US डॉलर, विच एवर इज हायर। हायर कितना हो गया? 3 लाख यूरो हो गया हायर। वो कह रहे हैं पोर्तुगल वाले तुम यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हें रेसिडेंसी दे देंगे। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो स्पॉन्सरशिप बेसिस पे रेसिडेंसी या सिटीजनशिप देती हैं कि पैसा लगा दो या इन्वेस्ट कर दो, या तो एसेट खरीद लो यहाँ पे, या पे कोई बिल्डिंग खरीद लो, या कोई ज़मीन खरीद लो, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लो हमारी कंट्री में। एक बार पैसा लगा दिया, वो आपको सिटीजनशिप रेसिडेंसी पहले देंगे, बाद में सिटीजनशिप देंगे, तो वहाँ का वीज़ा आपको मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि पासपोर्ट वहाँ का मिल गया तो आराम से कहीं वीज़ा फ्री ट्रैवल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो मैं पोर्तुगल चला गया, पोर्तुगल वाले मांग रहे भैया इतना, तो इतना और 2.5 लाख विच एवर इज हायर, तो मैं निकाल सकता हूँ इतना बिना सीजी से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमिग्रेशन में 2.5 लाख अमाउंट इज बाय द कंट्री विच एवर इज हायर। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में मान लो युवराज सिंह गया, तो युवराज सिंह को बोला भैया 1 मिलियन US डॉलर और 2.5 लाख विच एवर इज हायर, इतना निकाल ले 1 मिलियन बिना सीजी से पूछे। युवराज सिंह के पिताजी साथ में गए, युवराज सिंह वो साथ में गए। अब भैया मेडिकल अटेंडेंट तो जाएगा ना साथ में, पेशेंट गोइंग अब्रॉड, तो उनके लिए पैसा चाहिए। अब युवराज सिंह तो अस्पताल में सो रहा है, अब पिताजी सामने होटल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे 3 टाइम, टैक्सी कैब से आना जाना है, तो पैसा उनका भी खर्च होगा वहाँ पे, तो उनको भी चाहिए US डॉलर, तो वो भी निकाल सकते हैं, उनके लिए भी 2.5 लाख US डॉलर, 2.5 लाख US डॉलर। ठीक। अच्छा पढ़ने जा रहे हो भैया इंडिया से बाहर, पढ़ने जा रहे हो तो 2.5 लाख US डॉलर, और इंस्टीट्यूट जो फीस बताएगा विच एवर इज हायर। अब इंस्टीट्यूट बोलेगा, मान लो आप हार्वर्ड जा रहे हो, हार्वर्ड में कह रहा है भैया 2 मिलियन US डॉलर, तो 2 मिलियन US डॉलर, 2.5 लाख US डॉलर विच एवर इज हायर। समझ गए? 3 केस ऐसे हैं जहां हायर की लिमिट लगेगी। एक तो स्टडीज, 2.5 लाख US डॉलर जो फीस आपको हार्वर्ड बताएगा, स्टैनफोर्ड बताएगा, जो बताएगा विच एवर इज हायर। मेडिकल ट्रीटमेंट 2.5 लाख US डॉलर, और जो एस्टीमेट आपको डॉक्टर देगा, और अगर 2.5 लाख US डॉलर से ऊपर गया तो बेटा एस्टीमेट लेकर सबमिट करना पड़ेगा ऑथराइज पर्सन के पास। और तीसरा इमिग्रेशन। इन तीनों केस में ध्यान रखिएगा, इन तीनों केस में 2.5 लाख US डॉलर, और जो इंस्टीट्यूट फीस बताएगा विच एवर इज हायर, जो कॉलेज फीस बताएगा, हॉस्पिटल फीस बताएगा विच एवर इज हायर, और जो कंट्री फीस बताएगा विच एवर इज हायर। बाकी जगह बड़ा प्लेन है 2.5 लाख US डॉलर। कहाँ पे? प्राइवेट विजिट एक है, उससे ऊपर PRI to PROI, क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस पर्पज रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ विजिट, और अटेंडेंट जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इन सारे केसेस में 2.5 लाख US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे 1 to 6। और इन 3 केसेस में 2.5 लाख जितना बताएगा इंस्टीट्यूट विच एवर इज हायर, 2.5 लाख जितना बताएगा हॉस्पिटल विच एवर इज हायर, 2.5 लाख जितना बताएगा कंट्री विच एवर इज हायर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, अब आते हैं सर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट, ये समझना पड़ेगा आपको। देखो जी, बॉडी कॉर्पोरेट की जहां तक बात है, अब मान लो भैया बाहर रहते हैं जसमीत जी, ठीक भैया, वो एजेंट को पैसा दे रहे हैं प्लॉट बेचने के लिए इंडिया में, कितना कमीशन दे पाएंगे? मान लो वो दे रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ का 5%, इंडियन रुपी में कह रहा हूं, 1.5 करोड़ रुपए उसका 5%, और 25,000 US डॉलर विच एवर इज हायर। मतलब अगर आप बाहर से बैठ के, यहाँ पे मेरी बात समझिएगा ज़रा 2 मिनट, ठीक है, एजेंट को कमीशन दे रहे हो सेल ऑफ प्लॉट, कि भैया प्लॉट बेचना है इंडिया में। अब मान लो फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए, ये हूँ मैंने पढ़ाना लिखाना छोड़कर रियल एस्टेट बिजनेस चालू कर दिया। अब भैया बाहर बैठा है मेरा एजेंट का नाम है डेविड। मैंने डेविड को बोला यार तू मेरे प्लॉट बिकवा दे नोएडा में, हैं बिकवाता ही नहीं है यार, कोई NRI ढूंढ बढ़िया। डेविड कहता है मेरे बगल में रहता है जैस, वो तेरा प्लॉट खरीद लेगी नोएडा में। मैंने कहा बढ़िया, तो प्लॉट बिकवा दे, मैं कमीशन दूंगा डेविड तेरे को। डेविड कह रहा है ठीक है। समझ गए? अब कमीशन टू एजेंट, डेविड मेरा एजेंट, कमीशन दे रहा हूँ सेल ऑफ प्लॉट इंडिया में, तो डेविड कमीशन लेगा। तो मैंने डेविड से कहा क्यों रे, कैसे लेगा कमीशन? डेविड कह रहा है मैं तो कमीशन लूंगा US डॉलर में। मैंने कहा मेरे पास तो भैया INR है, अब INR है तो भैया INR लेके जाऊंगा, US डॉलर मिलेगा मेरे को ऑथराइज पर्सन से। तो कितना दे सकता हूँ डेविड कमीशन? कह रहा है इस रेट तक दे दो बिना CG से पूछे। कितना? अब मान लो जैस ने पैसा दिया, जो भी दिया है फॉरेन करेंसी में, उसका 5%, और 25,000 US डॉलर विच एवर इज हायर।
जितना पैसा आया फॉरेन में वो उसका 5% या $25,000 विच एवर इज हायर, इतना मैं दे सकता हूँ डिविडेंड कमीशन बिना सरकार से पूछे। 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मैं कंसल्टेंसी ले रहा हूँ किसी PROI से, कंसल्टेंसी कोई बाहर का है PROI, कंसल्टेंसी में कितना पैसा दे सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे गुड़गांव में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 60,000 फ्लैट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, कैसा डिज़ाइन होगा, क्या होगा, तो बेटा मैं $1 करोड़ दे सकता हूँ PROI को। PROI का नाम मान लो किम को दे रहा हूँ, इतना दे सकता हूँ बिना CG से पूछे। कोई और कंसल्टेंसी है तो $10 लाख। बस हाथ जोड़ के विनती, बार बार कह रहा हूँ, करोड़ और लाख मत लिखाना, पूरा लिख देना 000 करके, ठीक है। किम को दे रहा हूँ, किम PROI है, कंसल्टेंसी कितना, इंफ्रा में 1 करोड़, अदर में 10 लाख। एजेंट को दे रहा हूँ कमीशन सेल ऑफ प्लॉट, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, $25,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, कंसल्टेंसी 1 करोड़ इंफ्रा में, बाकी में 10 लाख। अगर रिलायंस कहती है भैया हम चेयर लगवा रहे हैं हार्वर्ड में, लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हार्वर्ड का अपना फंड है, उसमें पैसा दे रहे हैं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अदानी पोर्ट कह रहा है भैया स्टैनफोर्ड का अपना एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च कर रहा है उसमें जिसमें हमारा भी सिमिलर ऑब्जेक्ट है, डोनर कंपनी का। अब मान लो सीएट टायर है, सीएट टायर डोनेशन दे रही है टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट USA में, तो दोनों क्या दिक्कत है? सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना, टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट USA में। तो कह रहा है या तो चेयर लगवाओ यूनिवर्सिटी में, या तो फंड में, उनका अपना फंड होगा उसमें पैसा दो, या तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पैसा दो। अब टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है डोनर कंपनी के साथ, कितना पैसा दे सकते हैं इनको? पिछले 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1% और $50 लाख विच एवर इज हायर। फिर कह रहा हूँ याद कर लेना बेटा इसको, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, 50 लाख विच एवर इज हायर। ऊपर क्या था? ऊपर था बेटा सेल ऑफ प्लॉट में $25,000, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर। कंसल्टेंसी में 1 करोड़, इंफ्रा में, अदर में 10 लाख। चेयर वेयर में, फंड में 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर और $50 लाख विच एवर इज हायर। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिए, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा किया है, मान लो एक बाहर की जर्मनी की कंपनी है, मैं एग्जांपल में जा रहा हूँ, बहुत एग्जांपल बनाऊंगा, ओरली बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी की कंपनी है, इंडिया में एक कंपनी बनाती है, ठीक है। अब प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा कर रही है कंपनी बनाते वक्त, मान लो ये प्रमोटर है जर्मन कंपनी, कल को प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा रीइंबर्स करोगे आप, तो आप जर्मनी में बनी थी कंपनी, तो रीइंबर्समेंट यूरो में करना पड़ेगा। रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कितना, जितना इन्वेस्टमेंट उसने किया था, मान लो जर्मन कंपनी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 5% और $1 लाख विच एवर इज हायर। रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट $1 लाख विच एवर इज हायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कमीशन टू एजेंट फॉर सेल ऑफ प्लॉट 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस $25,000 विच एवर इज हायर। PROI कंसल्टेंसी इंफ्रा 1 करोड़, अदर 10 लाख। डोनेशन चेयर फंड या फिर डोनर कंपनी के साथ सिमिलर ऑब्जेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर और $50 लाख विच एवर इज हायर। और रीइंबर्समेंट ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ध्यान रखिए 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट और $1 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, ये हो गया बच्चा वाले डिस्कस आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डन। चलिए जी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं जी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या पढ़ना है देखिए, देखो जी 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। अगर आप देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एक तरफ आपको मिलेगा दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेकंड दिया हुआ है कौन से PRI मतलब PRI के लिए कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल है। आप नीचे आएंगे तो कौन से ट्रांजैक्शन परमिसिबल है PROI के लिए और कौन से ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। अगेन 4 चीज़ें हैं, अगर आप देखिए तो मीनिंग PRI के लिए क्या परमिटेड है, PROI के लिए क्या परमिटेड है और प्रोहिबिटेड कौन से ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो एक तरफ से चलते हैं भैया। पहला है PRI अगर एसेट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है आउटसाइड इंडिया, मतलब मैं एक PRI हूँ, मैं इंडिया से बाहर अपनी एसेट खरीदता हूँ बेचता हूँ, वो कहीं ना कहीं ऑल्ट्रेशन है आउटसाइड इंडिया, तो इसे मानेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया। अब एक बात समझिएगा, मैं किसी से अगर चाइना वाले से एक मशीन इंपोर्ट करता हूँ इंडिया में, और क्रशर मशीन स्टोन क्रशर मशीन, और इंडिया में इंस्टॉल करता हूँ, बेटा मैं PRI हूँ,
मैं इंडिया में इंस्टॉल कर रहा हूँ क्रशर मशीन, क्वेश्चन भी है यहाँ से आया हुआ है पहले, क्रशर मशीन इंडिया में इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैं PRI हूँ, तो बेटा ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। दिमाग में एक बात छाप लो, ऐसा नहीं कि फॉरेनर के साथ डील किया PROI के साथ तो कैपिटल अकाउंट हो गया। फर्क तभी आएगा जब आउटसाइड इंडिया एसेट लायबिलिटी या तो प्लस होगी या माइनस होगी, ठीक है ना, ऑल्टर्स। ठीक वैसे ही PROI के लिए एसेट लायबिलिटी इन इंडिया प्लस माइनस होगी, एसेट लायबिलिटी इन इंडिया प्लस माइनस होगी इन इंडिया, ठीक है ना, PROI के लिए। अच्छा एक बात और है, कहता है इसमें और क्या आएगा, दो ट्रांजैक्शन तो हो गए, PRI आउटसाइड इंडिया प्लस माइनस, PROI इन इंडिया प्लस माइनस। दूसरा, अगर फॉरेन सिक्योरिटी PRI, ठीक है, ट्रांसफर या इशू करता है, ठीक वैसे ही PROI इंडियन सिक्योरिटी ट्रांसफर या इशू करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो जी, ट्रांसफर करे या इशू करे PRI फॉरेन सिक्योरिटी, मीनिंग अपन ने पहले ही पढ़ लिया था फॉरेन सिक्योरिटी का, या PROI इंडियन सिक्योरिटी। तीसरी बात लिखिए भैया, इंडियन या फॉरेन सिक्योरिटी कोई भी हो, अगर PROI की इंडियन ब्रांच ट्रांसफर या इशू करेगी, वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मतलब एक बात समझिए, मिस्टर डेविड या मान लो एक बाहर की कंपनी है A लिमिटेड, ये बनी है USA में, अगर USA में A लिमिटेड बनी है और इंडिया में सिक्योरिटी इशू कर रही है या ट्रांसफर कर रही है इंडियन सिक्योरिटी को, ट्रांसफर या इशू, ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। या तो A लिमिटेड जो USA में बनी है, इसकी इंडियन ब्रांच जो मान लो दिल्ली में है, दिल्ली ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच क्या हो गई, दिल्ली ब्रांच हो गई ऑफ PROI, वो इंडियन सिक्योरिटी या फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर या इशू करे, उसे क्या मानेंगे आप, उसे भी मानेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, ठीक है, ये आ गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कहाँ गया भैया ये, ठीक है। इसमें हाँ, इससे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ ये देखिए, एक मिनट, मैंने आपसे कहा तीनों चीज़ें साथ लेके चलूँगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर और इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय PRI फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर इशू करेगा वो, PROI ट्रांसफर इशू करेगा वो, या PROI की इंडियन ब्रांच चाहे फॉरेन सिक्योरिटी या इंडियन सिक्योरिटी ट्रांसफर या इशू करे। देखो सिक्योरिटी का मतलब होता है इंडियन सिक्योरिटी, वो अपन ने इम्प्लाइड लिया हुआ कि फॉरेन सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी मतलब इंडियन सिक्योरिटी, ठीक है। तो दिमाग में छाप लो, तीन बातें भैया, तीन बातें कौन सी हैं बच्चे, जल्दी से बताओ। तीन बातें हैं, ट्रांसफर इशू फॉरेन सिक्योरिटी PRI, ट्रांसफर इशू PROI इंडियन सिक्योरिटी, ट्रांसफर इशू इंडियन या फॉरेन सिक्योरिटी PROI की इंडियन ब्रांच, ठीक है। ये हो गया ABC। अगला सुनिए, बोरोइंग और लैंडिंग PRI टू PROI, अगर आप या तो लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, PRI PROI को, PRI को, अगर हम बात करें तो अभी PROI वाला ट्रांजैक्शन दूसरी तरफ आएगा, ठीक है ना, ये तो PRI वाली बात कर रहे हैं। PRI PROI से लोन ले रहा है या उसे लोन दे रहा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लोन ले रहा है तो बोरोइंग, दे रहा है तो लैंडिंग। डिपॉजिट ले रहे हो या दे रहे हो, ठीक। अभी तक हो गए भैया 3 2 5 2 7, PRI आउटसाइड, एक समझ लिया ना आपने, मैं आपको कह रहा हूँ ये समझ लिया आपने, विच ऑल्टर, ये सब अपने आप हो जाएंगे, सिर्फ ये समझना जरूरी है। परमिसेबल ट्रांजैक्शन अपने आप डन होते जाएंगे, ठीक है। मेन ये समझ लो, PRI आउटसाइड इंडिया एसेट लायबिलिटी प्लस माइनस, PROI इन इंडिया प्लस माइनस, PRI फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर इशू, PROI इंडियन सिक्योरिटी ट्रांसफर इशू, PROI की इंडियन ब्रांच ट्रांसफर इशू, या तो इंडियन सिक्योरिटी या फॉरेन सिक्योरिटी। 3 2 5 हो गए। अगला दो क्या है, अरे भाई ऐसे मत कर तू, ऐसे मत कर तू, अब ठीक है, ठीक। या तो लोन लिया PROI से या लोन दिया, या तो डिपॉजिट लिया या दिया, ठीक है। ये हो गए 3 2 5 2 7। और या तो करेंसी होल्ड कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, करेंसी होल्ड कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, करेंसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, ठीक है। ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करेंसी है ना, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, कौन कर रहा है जी, PRI। तो अगर PRI अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिया से बाहर है वो बेचता है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ठीक। स्टार लगा हुआ, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक्सेप्ट लीज नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अगर लीज पे दे रहे हो नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स तो कैपिटल अकाउंट नहीं मानेंगे।
मतलब मेरी एक प्रॉपर्टी है, मान लो फ्रांस में, मैं उस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ वहीं के आदमी को, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर वहीं पे जो प्रॉपर्टी मेरी फ्रांस में उसको लीज पे दूंगा 3 साल तक, तो कैपिटल अकाउंट नहीं है, और 3 साल से ऊपर तो फिर कैपिटल अकाउंट है। ठीक। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो या खरीद रहे हो, कौन, PROI इंडिया में, ध्यान रखना PRI के लिए सिर्फ बेचने का ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। और PROI के लिए क्या लिखा भैया, PROI के लिए लिखा है या तो वो इंडिया में बेच रहा है या खरीद रहा है। ठीक, ये हो गए आपके और 3 ट्रांजैक्शन। मैं फिर कह रहा हूं, याद करवा दूंगा आपको, पेशेंस रखिएगा। PRI बाहर, इंडिया से बाहर प्लस माइनस, PROI इंडिया में प्लस माइनस, PRI फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर इशू, PROI इंडियन सिक्योरिटी ट्रांसफर इशू, PROI के इंडियन ब्रांच ट्रांसफर इशू, या तो आपके इंडियन सिक्योरिटी या फॉरेन सिक्योरिटी। ठीक है, बोरोइंग ले रहे हो या दे रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो या दे रहे हो, फॉरेन करेंसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्ड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया PRI, या PROI इंडियन प्रॉपर्टी इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है। ठीक, गारंटी दे रहे हो, कौन दे रहा है भैया गारंटी, ध्यान रखिए, विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, पहले यहां मेन समझ लो फिर यहां पे आ जाएगा। गारंटी दे रहा है PRI, ठीक, एंड ओ टू अ पर्सन PROI, कह रहा है गिविंग ऑफ गारंटी और श्योरिटी किसी ऐसी उधारी के लिए, ध्यान रखना जो उधारी किसकी बनती है, PROI के लिए। आसान शब्दों में गारंटी दे रहा है कौन, PRI, किसके लिए, PROI के लिए। मान लो कल को मेरा कजिन रहता है सिंगापुर में, उसके लिए गारंटी चाहिए, मैं उसके लिए गारंटी दे रहा हूँ, वो लोन ले रहा है, अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, या मान लो कोई इंडियन कंपनी गारंटी दे रही हो, इंडियन कंपनी PRI है, अगर इंडियन कंपनी गारंटी दे रही किसी PROI के लिए, तो बेटा वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और PROI अगर खुद गारंटी देगा PROI, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मेरे लिए मेरा सिंगापुर वाला कजन गारंटी देगा, तो वो भी कैपिटल अकाउंट है। मैं उसके लिए गारंटी दे रहा हूँ या वो मेरे लिए गारंटी दे रहा है, PROI। ठीक है ना, तो कह रहा है गारंटी विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी, गारंटी कौन दे रहा है, PRI, किसके लिए दे रहा है भैया, PROI। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, 2 3 5 2 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 है। ठीक है, अब इसी से पॉइंट निकलेगा यहाँ पे राइट साइड में, PRI कौन से ट्रांजैक्शन कर सकता है, PROI कौन से ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब तो हलवा आपके लिए सारा काम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ से चलना। क्या PRI फॉरेन सिक्योरिटी खरीद सकता है, खरीद सकता है सर। ठीक है, क्या PRI इंडिया में फॉरेन करेंसी लोन ले सकता है या इंडिया से बाहर लोन लेता है, दो चीजें हैं, या तो इंडिया में ही ले रहा है फॉरेन करेंसी लोन या इंडिया से बाहर लोन ले रहा है, ये भी अलाउड है। तो पहला इन्वेस्टमेंट अलाउड है, दूसरा लोन अलाउड है, तीसरा अभी पीछे पढ़कर आए, ये राइट लेफ्ट में लिखा हुआ है, क्या प्रॉपर्टी बेच सकता है, इंडिया से बाहर बेच सकता है सर। सेल ऑफ प्रॉपर्टी अलाउड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या जो लोन PROI के लिए दिया गया है लोन, क्या उस लोन की गारंटी दे सकता है, अभी पढ़कर आए, बिल्कुल दे सकता है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्ड कर सकता है, मैंने आपसे कहा ना, और ये पढ़ लो मीनिंग, बाकी अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल कर सकता है सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। करेंसी, फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब एक बात समझिएगा इसमें, ये आ गया इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन करेंसी लोन हो गया, प्रॉपर्टी बेचना हो गया, गारंटी हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। कह रहे हैं सर लोन लिया है PRI ने फ्रॉम PROI, ये भी अलाउड है। ध्यान रखिए, लोन लिया है किसमें, किसने लिया है लोन, लोन लिया है भैया, ध्यान रखिए, PRI ने PROI से। ठीक है, यही लिखा है ना, लोन लिया है बाय PRI फ्रॉम PROI। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा लोन लिया हो, उल्टा एरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे PRI लिखा ही हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बाय लिखा है तो क्लियर है कि वही ले रहा हुआ। ठीक है,
अच्छा एक बात और देखो जी, कहता है लोन या ओवरड्राफ्ट बाय पीआरआई टू अ पीआरओआई, मतलब ऊपर वाले में लोन ले रहा था पीआरओआई से, दूसरे वाले में लोन दे रहा है पीआरओआई को। लोन लेना लोन देना दोनों अलाउड है। लोन वाला पॉइंट लग रहा है मिस हो गया, ये नहीं है तो लिख लो। अच्छा तो ठीक है, ये तो सीख लिखा, मतलब बाय पीआरआई टू पीआरओआई, उल्टा भी लिख देते हैं, लोन बाय पीआरओआई। लिखा तो नहीं है ना ऊपर, नहीं लिखा, पीआरओआई टू पीआरआई। ठीक, अब एक बात और, ये मैं बोलूं वही मिसप्रिंट है, ये अकाउंट है, एसेट लाइबिलिटी नहीं है, दिस इज अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट या तो इंडिया में खोले पीआरआई, मान लो मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना चाहता हूं, इंडिया में खोल लूंगा, या तो फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड इंडिया खोल रहा हूं, वो भी खोल सकता हूं। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में खोलूं वो भी अलाउड है, इंडिया से बाहर खोले वो भी अलाउड है। ठीक, एक बात और, रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया कैपिटल एसेट बाय पीआरआई, मतलब ये देखिए मेन पॉइंट पढ़िएगा एक बार, ठीक है। इसमें कह रही है रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ अ पीआरआई, मतलब पीआरआई की कोई भी कैपिटल एसेट है, उसमें से पैसा आया, वो पैसा आप इंडिया से बाहर ले जाना चाहते हैं। मान लो मैंने यहाँ जमीन बेची, जमीन बेच के पैसा वो बाहर ले जाना चाहता हूँ, अलाउड है, परमिसिबल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो अलाउड है। मैंने मान लो बाहर की एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी बाहर की है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, उसका प्रीमियम पे कर रहा हूँ, अलाउड है। ये सारे ट्रांजैक्शन अलाउड है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है, क्योंकि अब ध्यान भी रखने पड़ेंगे, अदरवाइज तो सारी खिचड़ी पक जाएगी। पहली बात, फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड है, फॉरेन करेंसी लोन अलाउड है, या तो लोन आउटसाइड इंडिया लिए वो अलाउड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लोन की जहां तक बात है फॉरेन करेंसी लोन अलाउड है इंडिया में, या फिर लोन लीजिए इंडिया से बाहर वो भी अलाउड है। लोन टू पीआरओआई वो भी अलाउड है, लोन बाय पीआरओआई वो भी अलाउड है। तो लोन के 3 पॉइंट हो गए, फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया, या बाहर वाला लोन आपने ये लोन लिया है इंडिया से बाहर, ठीक है, या पीआरआई टू पीआरओआई, पीआरओआई टू पीआरआई, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर बेचना चाहते हो, अलाउड है। पीआरओआई के लिए आप लोन दे रहे हैं, अलाउड है। करेंसी होल्ड कर रहे हैं, अलाउड है। फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में खोलिए या इंडिया से बाहर खोलिए, अलाउड है। कैपिटल एसेट की रिमिटेंसेज इंडिया से बाहर लेना चाहते हैं, अलाउड है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पीआरआई कर रहा है, अलाउड है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीदी है बाहर वाली इंश्योरेंस कंपनी की, अलाउड है। ये सब अलाउड है, ऑल दिस इज अलाउड, ठीक है। ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल फॉर पीआरआई, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये याद तो हो नहीं रहा है, कैसे याद रखेंगे? अरे बड़ा सिंपल तरीका है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने देख लिए ना सारे पॉइंट, अब एक तरफ चलें, बड़ा प्यारा सा निमोनिक बनाया भाई आपके लिए, देखिए ध्यान से। अरे 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 अरे, ये लो भाई आ गया निमोनिक आपके लिए। कहता है ये ड्रिल द गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी, ड्रिल द गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी, ड्रिल द गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी, ये परमिसिबल ट्रांजैक्शंस हैं फॉर पीआरआई। एक तरफ से देखें, आइए देखते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया ऑफ द कैपिटल एसेट, याद करिए, डिटेल में पॉइंट तो लिखा ही है बुक में, मैं तो सर याद करवा रहा हूँ। ये इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया, लोन जो पीआरओआई को दे रहा है, लोन जो पीआरओआई से ले रहा है, गारंटी जो पीआरओआई के लिए लोन के लिए दे रहा है, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं फॉरेन सिक्योरिटी में, फॉरेन करेंसी लोन आपने लिया है, लोन लिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, फॉरेन करेंसी अकाउंट या तो इंडिया में खोला या कोई भी अकाउंट आउटसाइड इंडिया खोला, आउटसाइड इंडिया तो वैसे भी खोलिएगा ही फॉरेन करेंसी में, और करेंसी होल्ड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो, तो एकदम हलवा बन गया सर। हलवा ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने आपसे कहा था पेशियंस रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन जो पीआरओआई को दे रहा है, लोन जो वो ले रहा है, गारंटी दे रहे हैं पीआरओआई के लोन के लिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन सिक्योरिटी में, फॉरेन करेंसी लोन या लोन आउटसाइड इंडिया आपने लिया है,
आपका ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर, फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में खोल रहे हैं, अकाउंट इंडिया से बाहर खोल रहे हैं, और करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या होल्ड कर रहे हैं, ये सारे के सारे दीज आर परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर अ PRI। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, डन जी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा वाड़ी। ये तो हो गया PRI के परमिसिबल ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं PROI के परमिसिबल ट्रांजैक्शन कौन से हैं। लगभग सेम है, वो पढ़ लिया, ये अपने आप हो जाएगा, आप ये समझिए, ठीक है। कहता है भैया परमिसिबल ट्रांजैक्शन में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं PROI इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट में। वहां PRI इन्वेस्टमेंट कर रहा था बाहर वाले में, इन्वेस्टमेंट फॉरेन सिक्योरिटी। अब वो कर रहा है, एक मैं कह रहा हूं आपको, वो पढ़ लिया नहीं, अपने आप हो जाएगा। कह रहा है इन्वेस्टमेंट इवन फर्म और प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकता है PROI, AOP के अंदर भी। तो कह रहा है PROI या तो बॉडी कॉर्पोरेट में करे, या PROI कर रहा है फर्म या प्रोप्राइटरशिप के अंदर, वहां भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचनी खरीदनी है PROI ने इंडिया में, वो भी कर सकता है। वहां PRI प्रॉपर्टी बेच रहा था इंडिया से बाहर, PRI फॉरेन सिक्योरिटी खरीद रहा था, यहाँ PROI इंडियन सिक्योरिटी खरीद रहा है, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट की। या तो फॉर्म प्रोप्राइटरशिप में भी पैसा लगा सकता है, या यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच खरीद सकता है, या फिर PROI इस बार गारंटी दे रहा है PRI के लोन के लिए। PROI करेंसी, वहां पे याद करिए PRI करेंसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्ड कर रहा था, यहाँ पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, या तो इंडिया लेकर आ रहा है करेंसी, या तो इंडिया से लेकर जा रहा है, सेम पॉइंट। वो फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में खोल रहा था PRI, या करेंसी, या फिर फॉरेन अकाउंट, या तो फॉरेन कंट्री में, ये फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में खोल रहा है कौन? PROI। तो चाहे PRI इंडिया में खोले फॉरेन करेंसी अकाउंट, चाहे PROI खोले, दोनों परमिसिबल है। इवन कैपिटल एसेट इंडिया में है, रेमिटेंसेस बाहर ले जाना चाहते हैं, PROI अलाउड है, ठीक है, बिल्कुल सेम पॉइंट है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, डिपॉजिट PRI टू PROI, PROI टू PRI अलाउड है, कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है। मैं तो कह रहा हूं ना, आपने ये पढ़ लिया ड्रिल के फॉरेन करेंसी, ये अपने आप हो जाएगा आपका, ठीक है। परमिसिबल ट्रांजैक्शन ये कर लो, ये अपने आप हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ बच्चा वाड़ी, ये कर लो, ये कर लिया, ये अपने आप हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लें भैया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट में अलाउड है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फर्म प्रोप्राइटरशिप में अलाउड है, एक्विजिशन ट्रांसफर कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अलाउड है, गारंटी इस बार PROI दे रहा है अलाउड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो करेंसी को अलाउड है, फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में खोल रहे हो अलाउड है, रेमिटेंसेस बाहर लेकर जा रहे हो ऑफ द कैपिटल एसेट इन इंडिया अलाउड है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, और आप यहाँ पे डिपॉजिट PRI PROI अलाउड है, ठीक है। ये अलाउड है PROI के लिए, ऊपर अलाउड है PRI के लिए, और मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है। अब चलते हैं प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। इसका भी सिंपल सा निमोनिक हमने बना रखा, कुल मिला के 3 निमोनिक है। एक तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन थे वहां करंट अकाउंट में, रेड पॉपकॉर्न 3 निमोनिक बताऊंगा थोड़ा इस चैप्टर में, रेड पॉपकॉर्न। दूसरा था यहाँ पे आपका ड्रिल गिफ्ट फॉरेन करेंसी, ड्रिल, कहाँ पे? PRI परमिसिबल ट्रांजैक्शन। और लास्ट प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से भैया? कह रहा है इसका सिंपल निमोनिक है एनक्राफ्ट, निधि कंपनी, अच्छा PROI निधि कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता, किसी भी ऐसी कंपनी एंटिटी में पैसा नहीं लगाओगे जो निधि कंपनी वाला बिजनेस कर रही है, ठीक है। चिट फंड में पैसा नहीं लगा सकता PROI, रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन रियल एस्टेट के एक्सेप्शन है बाबू, एक्सेप्शन है टाउनशिप। एक बात बताओ, जॉन इंडियन टाउनशिप में पैसा लगा सकता है DLF में? हाँ, कमर्शियल अलाउड है, रेसिडेंशियल अलाउड है, रोड ब्रिज अलाउड है, ये सब रियल एस्टेट नहीं है। ये सारी चीजें रियल एस्टेट में नहीं आएंगी, ना टाउनशिप आएगी, ना कमर्शियल रेसिडेंशियल आएगी, ना रोड ब्रिज आएंगे, ये कुछ भी नहीं आएगा, ये सब रियल एस्टेट से बाहर है। मतलब जॉन डेविड जो भी बाहर बैठा है वो DLF में पैसा लगा सकता है, अगर DLF टाउनशिप बना रहा है, कमर्शियल प्रीमाइस से पैसा लगा सकता है, रेसिडेंशियल प्रीमाइस से पैसा लगा सकता है, रोड में पैसा लगा सकता है, ब्रिज में पैसा लगा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रम्प टार्स, डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी इंडिया में कमर्शियल प्रीमाइस खोली थी, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर पाओगे सर, ये अलाउड नहीं है। फार्म हाउस नहीं खोल पाओगे इंडिया में, अलाउड नहीं है सर। TDR नहीं खोल पाओगे सर, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड सर, नॉट अलाउड। TDR क्या होता है? TDR वगैरह कर्नाटक में बहुत पॉपुलर, बेंगलोर वगैरह में क्या होता है, मान लो अब आपका एक फ्लैट है, कई सारे फ्लैट बने किसी जगह पे, इंदिरा नगर में मान लो फॉर एग्जांपल, सरकार कहती है यहाँ पार्क बनाना है, तो सरकार ने आपको क्या बोला, बोले आप यहाँ पर अपना घर खाली करो, हम आपको मकान देंगे बाहर, मतलब इस जगह से बाहर,
गवर्नमेंट ने अपने फ्लैट बना रखे, आपको वहां फ्लैट दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने आपको दिया ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। सरकार कहती है भाई ये चाहो तो तुम टीडीआर को इस्तेमाल करके फ्लैट ले लो हमसे, नहीं तो अगर चाहो तो ए अपना टीडीआर आगे बी को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर। अब मान लो ए ने अपना मकान दे दिया, वहां सरकार ने पार्क बना दिया, सरकार ने उसको टीडीआर दिया, या तो ए टीडीआर को इस्तेमाल करके अपना फ्लैट ले ले सरकार से, या तो ए टीडीआर बी को दे सकता है। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर डेविड टीडीआर लेना चाहता है ए से तो नहीं ले पाएगा। पीआरओआई टीडीआर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एनक्राफ्ट निधि कंपनी, चिट फंड, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस, टीडीआर। एनक्राफ्ट निधि कंपनी, चिट फंड, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फार्म हाउस और टीडीआर, ये अलाउड नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, कहता है सर एक बात और है कि यहां पे आप देखो ये प्रोहिबिटेड एक तो मैंने आपको पीआरओआई बता दिए, एक प्रोहिबिटेड और है। क्या प्रोहिबिटेड है सुनिए, कहता है सर एक पीआरआई विड्रॉ कर सकता है $250,000 ऑथराइज पर्सन से, वो तो अपने को पता ही है, जनरली तो वही लिमिट है, वो अपने को पता है। लेकिन पीआरआई 2,50,000 ये विड्रॉ नहीं कर पाएगा, एक्सेप्शन, ये भी प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन नंबर 6 एनक्राफ्ट, हाँ 6 तो ये हो गए, 7वां। अगर मान लो मैं किसी सिटीजन, पर्सन, रेसिडेंट या एंटिटी जो बनाई गई है पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि भैया नॉर्थ कोरिया, अगर एक व्यक्ति नॉर्थ कोरिया के सिटीजन, नॉर्थ कोरिया के रेसिडेंट, नॉर्थ कोरिया की कंपनी के साथ डील करना चाहता है, तो 2017 के समय पे ये एक रेगुलेशन आया, बोला इनके साथ डील करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉवल अलाउड नहीं है। जनरली एक पीआरआई $2.5 लाख निकाल सकता है। ये जो प्रोहिबिशन है ना, ये पीआरओआई के लिए नहीं है, एक्चुअली प्रोहिबिशन जनरली है, प्रोहिबिशन ये पीआरओआई के लिए है, प्रोहिबिशन, और ये पीआरआई के लिए, ये ध्यान रखिएगा। पीआरओआई के लिए एनक्राफ्ट, पीआरआई के लिए या तो कोरिया की कंपनी, कोरिया का रेसिडेंट, कोरिया का सिटीजन, ठीक है ना, इनके साथ डील नहीं कर सकते। अच्छा, ये 17 से पहले अलाउड था क्या? हाँ, तो कह रहा है 17 से पहले अलाउड था, कोई दिक्कत नहीं। अगर 17 से पहले कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन किया होगा तो उसे लिक्विडेट कर दिए 180 दिन के अंदर। अब तो इतने साल हो गए, अब क्या करेंगे इसका, उसे लिक्विडेट कर दो भैया 180 दिन के अंदर। यू शैल लिक्विडेट दैट विद इन 180 डेज, यहां से, ठीक है, ठीक है सर। तो पीआरओआई के लिए प्रोहिबिटेड क्या है? 6 एनक्राफ्ट। पीआरआई के लिए कोरिया वाले बंदे, कोरिया वाला सिटीजन, कोरिया वाला रेसिडेंट, कोरिया वाला एंटिटी डील नहीं कर सकते। पहले कर रहे थे, 2017 में 180 दिन की समय दिया गया, ट्रांजिशनल पीरियड खत्म कर दो, लिक्विडेट कर दो। ये ध्यान रखना, नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया नहीं लिखना है, वो तो समझने के लिए नाम लिखा गया पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो लास्ट ट्रांजैक्शन पे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वाओ, फ्री ट्रांजैक्शन, एकदम फ्री, आप फ्रीली कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ कर रहे हो, किस लिए? अपना लोन खत्म करने के लिए, या फॉर डेप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कह रहा है आरबीआई कोई रोक टोक नहीं लगाता। एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, डेप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, डेप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है, अलाउड है, ठीक है। दूसरा सुनना भाई, दूसरे में कहानी बहुत तगड़ी है। दूसरे में मान लो जॉन इंडिया से बाहर रहता था, ठीक है, पीआरओआई, फॉरेन एक्सचेंज एसेट बनाई थी उसने इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर फ्लैट है उसका, इंडिया से बाहर शेयर्स खरीदे होंगे फॉरेन कंपनी के। बाद में जॉन पीआरआई बन गया, तो जो एसेट उसने यूएस में एक्वायर की थी ना, वो एसेट वो आज होल्ड कर सकता है, ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड, और बेच भी सकता है। तो अगर एक पीआरओआई, जब वो पीआरओआई था उसने एसेट खरीदी, आज पीआरआई बन गया, तो अपनी पुरानी एसेट होल्ड कर सकता है वो, हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बार पीआरआई बन गया और फिर एसेट बेचना खरीदना, नई एसेट, तो फिर तो भैया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया ना, फिर तो रोक टोक आ जाएगी। बट यहाँ पे सरकार के लिए हमारा कोई नियम नहीं लगेगा। अगर आप पीआरओआई थे, आपने एसेट खरीदी, बाद में पीआरआई बन गए, पीआरओआई क्या बन गया? पीआरआई, अलाउड है।
सर उल्टा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? उल्टा ऐसे हो सकता है भाई, मान लो पीआरआई था, प्रॉपर्टी खरीदी इंडिया में, अब मैं हूं पीआरआई हूं, मेरी प्रॉपर्टी है इंडिया में, कल को मैं पीआरओआई बन गया, कल को अगर मेरे पास इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन करेंसी है, और कल को मैं क्या बन गया, कल को मैं बन गया पीआरओआई, तो मैं होल्ड और ट्रांसफर कर सकता हूं। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट क्या है, पीआरओआई थे, यूएस में रहते थे, वहां प्रॉपर्टी थी, पीआरआई बन गए, होल्ड करते रहो यूएस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है? अरे भाई हाँ, हमारा स्टाफ भी मुफ्ती में रहता है पूरा। भाई मैं कह रहा हूँ क्या हो गया, पीआरआई थे, बाद में पीआरओआई बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। पीआरआई थे, इंडियन प्रॉपर्टी थी, इंडियन सिक्योरिटी, बाद में पीआरओआई बन गए, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी दो सुनना, ये है इसी के पार्ट, लेकिन मैं तोड़ के लिखता हूँ, मैथ वगैरह में आपको एक ही में मिलेगा। ठीक है? बाकी दो के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल, मान लो टॉम है, ये हस्बैंड है, इसकी वाइफ है लेडी टॉम। लेडी टॉम का पापा है बिग बिल्ला, ये रहता है सोमालिया में। भैया टॉम तो पीआरआई इंडिया में रहता है, बिग बिल्ला पीआरओआई है, सोमालिया में रहता है, 100 एकड़ जमीन है। बिग बिल्ला अपने दामाद के नाम एक प्रॉपर्टी लिख के जाता है अपनी जायदाद में, विल में, लीगल ईयर बनाता है दामाद को। जैसे ये मर गया, उसकी 100 एकड़ जमीन दामाद के पास आ गई। बेटा ये जमीन थी पीआरओआई की, लेकिन पीआरओआई ने अपना कानूनी वारिस पीआरआई को बनाया। जैसे ही पीआरओआई मर गया, डेथ, उसकी वो सोमालिया वाली 100 एकड़ जमीन पीआरआई के पास आ गई। सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करो। अगर बाय इनहेरिटेंस आपको प्रॉपर्टी मिली सोमालिया वाली, ये अलाउड है। पीआरओआई ने आपको इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी दी, जो प्रॉपर्टी आईपी मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो आउटसाइड इंडिया ओआई, पीआरआई को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड नहीं, अलाउड है। दूसरा उल्टा, मान लो लाला जी, इसकी बेटी है लाली, बहुत बढ़िया, दामाद जी रहते हैं लंदन में, बेन स्टोक्स। लाला जी ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना वारिस अपने दामाद को बनाया, बेन स्टोक्स को। लाला जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेन स्टोक्स तो पीआरओआई है और लाला जी पीआरआई है। जैसे ही लाला जी मरेंगे, लाला जी की सारी संपत्ति किसके पास आ जाएगी, बेन स्टोक्स के पास। तो बेन स्टोक्स के पास अगर प्रॉपर्टी आती है, सरकार कहती है, आरबीआई कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पीआरआई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इंडिया वाली पीआरओआई को दे रहा है, अलाउड है। वहां पे पीआरओआई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, सोमालिया वाली जमीन, कौन दे रहा था, बिग बिल्ला, किसको, पीआरओआई टू पीआरआई। यहां कौन दे रहा है, पीआरआई टू पीआरओआई, अलाउड है। बात आ रही समझ? तो बच्चा बड़ी, पीआरआई होल्ड कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है पीआरआई, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर वो आई है इनहेरिटेड फ्रॉम पीआरओआई, वही सेम कहानी। लेकिन तीन बातें ध्यान रखना, प्रॉपर्टी भी है, फॉरेन सिक्योरिटी भी है, और फॉरेन एक्सचेंज भी है। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन प्रॉपर्टी किससे मिली है, पीआरओआई से। किसमें मिली है, विरासत में। ठीक उल्टा, पीआरओआई बेन स्टोक्स, होल्ड और ट्रांसफर, इंडियन करेंसी, इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन सिक्योरिटी, किससे आई है भैया, पीआरआई से आई है। ठीक है? पीआरआई कहाँ है भैया, पीआरआई है आउटसाइड इंडिया, अलाउड है। सॉरी, ये इनहेरिटेड है पीआरआई, ये है इन इंडिया। मेरा तो मैं बता रहा हूँ ना एकदम मजेदार, इन इंडिया। ठीक है? पीआरआई को पीआरओआई से इनहेरिटेंस मिला, पीआरआई ने पीआरओआई को इनहेरिटेंस दिया। यहाँ पीआरआई को मिल रही है प्रॉपर्टी, यहाँ पीआरओआई को मिल रही है। यहाँ हो गया अपना टॉम, यहाँ हो गया बेन स्टोक्स। ठीक है? तो भैया ये हो गया आपका फेमा खत्म। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने इस 9 से 10 घंटे के टॉपिक को संक्षिप्त रूप में करीब 1 सवा 1.5 घंटे में निपटाया है। ठीक है? तो आपको ये हेल्पफुल होगा, अपने मित्र मंडली को बता दीजिए, और एक बार दो बार दोबारा कर देख लेते हैं ऐसे 1.5x में। मैं आपको बोल रहा हूँ सेट हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा, आप छाप दोगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? और मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, आग लगाते रहें।
अब की बार 80 बार जो है अपना नारा उसे अपन पूरा करेंगे। वही टेक केयर, सी यू।